बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑब्स्टेट्रिक्स एमसीक्यूज पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में दो तरह के अल्ट्रासाउंड कराते हैं। वैसे तो बहुत तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेकिन दो तरह के अल्ट्रासाउंड रट्टा मारने हैं। एक होता है डेटिंग स्कैन और दूसरा होता है टारगेट स्कैन। डेटिंग स्कैन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन भी कहते होते हैं। ओके, अभी डेटिंग स्कैन होता है 11 to 14 वीक्स में करते हैं, जबकि टारगेट या नॉर्मली स्कैन 18 से लेकर 22 हफ्तों पे करते होते हैं। जो डेटिंग स्कैन होता है किन किन चीज़ों के लिए होता है? फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 फीटल वायबिलिटी को चेक करने के लिए होता है। नंबर 2 जेस्टेशनल एज को कंफर्म करने के लिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी को देखने के लिए, फीटल एब्नॉर्मेलिटी को डायग्नोस करने के लिए, प्लेसेंटा को लोकलाइज करने के लिए, ओके, अमनियोटिक फ्लूइड के असेसमेंट के लिए होता है। जो आपका नॉर्मली स्कैन या टारगेट स्कैन होता है 18 से लेकर 22 हफ्ते पे कराते होते हैं। क्लियर? इसके क्या फायदे होते हैं? इसमें आपने ना नॉर्मलीज वगैरह देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एनेंसेफली हो गया, स्पाइना बाइफिडा हो गया, हाइड्रोसेफलस हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ओम्फेलोसीट, गैस्ट्रोशाइसिस है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट ये आ जाते होते हैं। क्लियर? सही हो गया, ऑलमोस्ट ही आ जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और भी डिफरेंट तरह के अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं, उनकी डिफरेंट मॉडिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको सारे अल्ट्रासाउंड बता देता होता हूँ। लाइक एक होता है डेटिंग स्कैन या वाइबिलिटी स्कैन होता है, 11 to 14 वीक में करते हैं। जो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी वाला स्कैन होता है, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी वाला स्कैन 11 से लेकर 13 वीक्स प्लस 6 डेज में करते हैं। नॉर्मली या टारगेट स्कैन 18 से लेकर 22 हफ्तों पे करते हैं। ग्रोथ स्कैन 30 to 32 वीक्स में करते हैं। प्रीवियर को कंफर्म करने के लिए जो अल्ट्रासाउंड होता है, पहले 32 वीक्स पे करते हैं, फिर 36 पे करते होते हैं। डायबिटीज की स्क्रीनिंग हम 24 to 28 वीक्स पे करते हैं। फीटल इकोकार्डियोग्राफी 22 से लेकर 24 वीक्स में करते हैं। अर्ली स्क्रीनिंग इन केस ऑफ ओबीस या मैक्रोसोमिक है तो आपने 16 से लेकर 18 वीक्स पे करनी होती है। अल्फा फीटा प्रोटीन मैटरनल ब्लड में यानी क्वाड्रुपल टेस्ट कराना है 14 to 20 वीक्स में। सीवीएस 11 वीक में करते हैं। अम्नियोसेंटेसिस 15वें हफ्ते पे करते हैं। कोटोसिंथेसिस 20 वीक में करते हैं। जीबीएस की स्क्रीनिंग 36 से लेकर 37 वीक में करते हैं। वैसे बुक में 35 से लेकर 37 है। रेक्टो वजाइनल स्वाब लेते होते हैं। फीटल सर्विलेंस आपने 32 वीक से स्टार्ट करनी होती है, वीकली करनी होती है। कैसे करोगे? बायोफिजिकल प्रोफाइल से या नॉन स्ट्रेस सीटीजी से। क्लियर? ऑलमोस्ट ये सारे आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा ट्विंस में कोरियोनिसिटी को चेक करना है तो 10 to 14 वीक्स में करते होते हैं। ओके, अगर आरएच नेगेटिव मदर है, इंटरनेट कॉम टेस्ट आपने फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे करना होता है और 28वें हफ्ते पे करना होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर कराती है 22 से लेकर 24 वीक में। तो आपको मेरे सारे पॉइंट्स बता दिए, सारे आपको वैल्यू सारी बता दी है कि कौन सी चीज़ किस वीक पे करते होते हैं। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को ना थोड़ा सा 10-20 सेकंड करके पीछे करके देख लेना और दोबारा नोट कर लेना। क्लियर? सही हो गया, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जो सीआरएल होता है ना, 11 से लेकर 13 वीक्स प्लस 6 डेज में हम यूज़ करते होते हैं। जेस्टेशनल एज को अगर आपने 11 to 13 वीक्स में देखना होता है, 11 से लेकर 13 वीक्स प्लस 6 डेज, तो सीआरएल को देखना होता है। 14 to 20 वीक्स में आपने हेड सर्कमफ्रेंस को देखना होता है। साइज को देखने के लिए आप एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कराते हैं। अगर आपने सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल आईयूजीआर को कंपेयर करना है तो आपने हेड सर्कमफ्रेंस और बॉडी सर्कमफ्रेंस या एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को कंपेयर करना होता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कंजेनिटल एनॉमलीज। तो कंजेनिटल एनॉमलीज 4 तरह की होती है: डिफॉर्मेशन, डिसरप्शन, डिस्प्लेजिया और मैलफॉर्मेशन होती है। जो डिफॉर्मेशन होती है, इसमें क्या होता है, जो मैकेनिकल फोर्सेज होती है, ये किसी भी स्ट्रक्चर की शेप को या पोजीशन को खराब कर देती है जो कि प्रीवियसली नॉर्मल था। फॉर एग्जांपल, क्लब फुट आपको देखने को मिलता होता है ओलिगोहाइड्रोमियास के अंदर। इसके बाद डिसरप्शन है। डिसरप्शन के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है जो कि प्रीवियसली नॉर्मल था। फॉर एग्जांपल, अमनियोटिक बैंड्स होते हैं। डिस्प्लेजिया के अंदर क्या होता है, सेल्स की एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, स्केलेटल डिस्प्लेजिया, एकॉन्ड्रोप्लेजिया। जबकि मैलफॉर्मेशन में क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस में डिफेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, होरोप्रोसेंसेफली और स्पाइना बाइफिडा। तो डिफॉर्मेशन, डिसरप्शन, डिस्प्लेजिया और मैलफॉर्मेशन आ जाता है। जो सीआरएल होती है ना, वो 45 से लेकर 84 मिलीमीटर तक बताई हुई है। इसकी वैल्यू 45 से लेकर 84 मिलीमीटर है और इसी सीआरएल के हिसाब से ना न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, पहले तो सीआरएल रट्टा मारना 45 से लेकर 84 तक होती है, या आप डबल भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी होती है 45 मिलीमीटर के ऊपर क्या होती है, 2.1 होती है और 84 पे क्या होती है, 2.7 होती है। जो बाई पैराइटल डायमीटर होता है, 20 वीक्स पे आप लेना शुरू करते हैं। 14 to 20 में आप क्या लेते थे, हेड का सर्कमफ्रेंस लेते थे। तो 20 वीक पे बाई पैराइटल डायमीटर भी लेते होते हैं। इसके बाद बीएमआई की वैल्यू है, जो नॉर्मल बीएमआई होता है और 18.5 से लेकर 24.99 तक होता है। ओवरवेट का आप लेवल करते हैं जब 25 से लेकर 29 का होगा। ओके, ओबीस टाइप 1 का आप लेवल करते हैं 30 से लेकर 35 है। 35 से लेकर 40 तक वो ओबीस टाइप 2 होता है और 40 से ऊपर होता है तो वो आपको क्या देखने को मिलता होता है, मोrbid ओबीस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नॉर्मल वेट गेन इन प्रेगनेंसी है। अगर नॉर्मल बीएमआई की है तो जो वेट गेन होता है 11 to 16 होता है। एवरेज कितना होता है, 12.5 आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? सही हो गया। इसके बाद है मिनिमम डोज ऑफ एंटीडी। मिनिमम डोज ऑफ एंटीडी होती है 250 होती है। पहले आप 28वें हफ्ते पे देते हैं, दूसरा 34वें हफ्ते पे देते होते हैं। ओके, इसके बाद रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, तो वो 5% होते हैं। जबकि हेपेटाइटिस जो सॉरी एचआईवी का जो होता है ना, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 15 से लेकर 20% तक होता है, जिसको आप 5% तक कम कर देते होते हैं।
क्लियर। इसके बाद है मोस्ट कॉमन साइड बाय विच इफेक्ट बाय टीबी इज, ओके जो टीबी होता है यूट्राइन ट्यूब को अफेक्ट करता होता है, ओके अफेक्टेड बाय टीबी यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब को अफेक्ट करता होता है। इसके बाद है जो स्लैप रैश होते हैं फेस पर, स्लैप चेक सिंड्रोम है, एरिथेमा इन्फेक्शियोसम है, या फिर डिजीज होती है ह्यूमन पैरोवायरस B19 की वजह से होती है। ओके व्हाट शुड बी गिवन टू द प्रिवेंट इक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया को प्रिवेंट करने के लिए, डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए, इसके अलावा प्री इक्लेम्शिया, डायबिटीज को, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम को, इसके अलावा और भी चीजें होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए लो डोज एस्पिरिन देती होती है, 12 वीक से स्टार्ट कर देती है। इफ फीमेल हैज अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज, अगर रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज है, ओके तो अगर आपने क्या कराना होता है 24 टू 28 वीक पे आपने कराना होता है। लेकिन अगर प्रीवियस हिस्ट्री है जीडीएम की तो आपने 16 से लेकर 18 हफ्ते पर ओजीटीटी कराना होता है। और इसके लिए दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं, नाइस क्राइटेरिया और डब्ल्यूएचओ वाला होता है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लैम्डा साइन और जो पीक साइन होता है डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी में होता है, और जो आपका टी साइन होता है ये आपको मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता होता है। अब ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ और एमसीक्यूज पॉइंट बता देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगे। फॉर एग्जाम्पल जो ट्विन होते हैं दो तरह के होते हैं, डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक होता है। जो डाइजाइगोटिक ट्विन होता है दो सेपरेट ओवा की फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है, दो सेपरेट ओवा की डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होती है, ओके और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विन्स होते हैं, उनको नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कहते हैं। अब इसमें दो डिफरेंट प्लेसेंटा होता है, डाइकोरियोनिक होता है, डाइमोनियोटिक आपको देखने को मिलता है, डिफरेंट जेंडर्स के आपको देखने को मिलते हैं। जबकि मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या होता है, सिंगल फर्टिलाइज जाइगोट होता है, उसकी डिवीजन आपको देखने को मिलती है। अगर डिवीजन पहले 3 दिनों के अंदर होगी है तो डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक होगा। इनकी डिलीवरी आपने 38 वीक्स पे करनी होती है। और डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक के अंदर ट्विन पीक साइन या लैम्डा साइन देखने को मिलता है। अगर डिवीजन 4 से लेकर 7 दिन के अंदर हुई है तो मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक होगा। मोनोकोरियोनिक के अंदर आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम और ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथेमिया सीक्वेंस है, और आपको यहाँ पे टी साइन देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद अगर डिवीजन 8 से लेकर 12 दिन के अंदर हुई है तो मोनोकोरियोनिक मोनोअम्नियोटिक है, और अगर डिवीजन 12 दिन से ज्यादा की हुई है तो कॉन्जॉइंट ट्विन होगा, जिनको सियामीज ट्विन भी कहते होते हैं, प्रोफेजिस वगैरह इनको कहते होते हैं। क्लियर। सही हो गया। इनमें आपको कंप्लीट कोड इंटेगलमेंट आपको देखने को मिलती होती है मोनोकोरियोनिक मोनोअम्नियोटिक के अंदर। ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। जो बेस लाइन फीटल हार्ट रेट होता है, अच्छा सीटीजे में 5 चीज़ें होती है, सीटीजे में 4 चीज़ें होती है सॉरी, बेस लाइन हार्ट रेट, बेस लाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। जो बेस लाइन हार्ट रेट होता है वो किसके लिए होता है, 110 से लेकर 160 तक। जो बेस लाइन वेरिएबिलिटी होती है 10 से लेकर 25 की होती है। एक्सेलरेशन कितनी होती है, 2 या 2 से ज़्यादा 30 मिनट में। और डिसेलरेशन क्या होती है, नॉर्मली नहीं होती। अगर डिसेलरेशन मिल जाए तो आपने 3 में डिवाइड करना है। अर्ली डिसेलरेशन हेड की कंप्रेशन की वजह से होती है, लेट डिसेलरेशन यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है, वेरिएबल डिसेलरेशन आपको कोर्ड कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलती होती है। क्लियर। ओके अब इन दोनों के तरफ रट्टा मार लेना कि जो एक्सेलरेशन क्या होती है, ट्रांसिएंट राइज इन फीटल हार्ट रेट एटलीस्ट 15 सेकंड तक होना चाहिए और 15 बीट्स का होना चाहिए। ओके सेम इसका वो होता है। इसके बाद बायोफिजिकल प्रोफाइल है। बायोफिजिकल प्रोफाइल में आपकी 5 चीजें होती है, नॉन स्ट्रेस सीटीजी है, इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड की असेसमेंट आपने करनी होती है, इसके अलावा फीटल टोन, ब्रीदिंग मूवमेंट और क्रॉस मूवमेंट आ जाती है। अब कैसे कैलकुलेट करना होता है, हर एक पैरामीटर की आपको 0 या 2 वैल्यू होती है। अगर 0 या 0 2 4 है तो ये अब नॉर्मल होता है, अगर 6 है तो ये कंफ्यूज, आपने दोबारा कराना है, 8 या 10 है तो ये नॉर्मल होता है। और 5 चीजें, हर एक पैरामीटर के ना दो दो नंबर होते हैं, 0 या 2 नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सीटीजी रिएक्टिव है तो उसके दो नंबर होते हैं, अगर रिएक्टिव नहीं है मतलब एक्सेलरेशन 2 से कम है तो 0 नंबर आ जाएगा। इसके अलावा जो amniotic फ्लूइड है अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है मैक्सिमम वर्टिकल पूल तो आपने 2 लेना है, अगर 2 1 से कम है तो आपने 0 नंबर देने होते हैं। इसके अलावा अगर फीटल टोन है, फीटल टोन में क्या होता है कि अगर आपको 1 एपिसोड ऑफ लिम्ब फ्लेक्शन आपको देखने को मिल रही है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि 2 नंबर है। ओके ठीक हो गया। इसके अलावा ब्रीदिंग मूवमेंट के अंदर आपको 30 मूवमेंट्स आएगी इन द 30 मिनट्स है, और बॉडी मूवमेंट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, 3 मूवमेंट्स आ जाएगी 30 मिनट्स के अंदर, ऐसा कुछ था। बाकी आप चेक कर लेना किताब से। इसके बाद है यूट्राइन आर्टरी का जो डॉपलर होता है, ये आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूट्राइन आर्टरी का जो डॉपलर होता है ये किस कंडीशन के लिए लेते होते हैं, प्री क्लैम्शिया के लिए लेते होते हैं। जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है 3 आर्टरीज का लेते हैं, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी का। यूट्राइन आर्टरी का प्री क्लैम्शिया में, ओके अम्बिलिकल आर्टरी का एफजीआर में, और जो आपका मिडल सेरेब्रल आर्टरी का होता है वो अनीमिया में लेते हैं। फॉर एग्जांपल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी वाली केस में लेते होते हैं। और ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था कि ये कहने का मतलब है कि ये कब करवाते थे वाला अल्ट्रासाउंड, लाइक मैं पहले दोबारा कंफर्म कर लूँ इस वाली डेट को जो मैंने लिखी हुई थी, जो मैंने आपको पहले बताई थी 22 से लेकर 24 वीक्स आपको मैंने बताई थी, लेकिन यहाँ पे 22-24 है, एक ही बात है। 22-24 रट्टा मार लो। सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस ये किसके लिए करते होते हैं, 3 कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। ओके लाइक आपका आ जाएगा डाउन सिंड्रोम, आ जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, आ जाएगा थैलासीमिया आ जाएगा। ये तीनों इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, सीवीएस, एमनियोसेंटेसिस और कोर्टोसेंटेसिस है। जो सीवीएस होता है 11 वीक पे करते होती है, ओके जो एमनियोसेंटेसिस होता है 15वें हफ्ते पे करते हैं, कोर्टोसेंटेसिस 20वें हफ्ते पे करते हैं। सीवीएस में 2% मिसकैरेजेस होता है, एमनियोसेंटेसिस में 1% होता है, कोर्टोसेंटेसिस में 2 से लेकर 5% तक आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कोर्टोसेंटेसिस एलोवियन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को डायग्नोस करने के लिए होता है, सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्वाड्रुपल टेस्ट होता है, तो क्वाड्रुपल टेस्ट होता है, ट्रिपल टेस्ट होता है, ये सारा डाउन सिंड्रोम में होता है। अब डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं। ओके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, ये स्क्रीनिंग के बता रहा हूँ। डायग्नोस्टिक तो आपको पता है सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस है। स्क्रीनिंग के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सा होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, 2.13
45 के लिए और 2.7 थी 84 या 85 क्राउन रैंप लेंथ के लिए थी। ये ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डबल टेस्ट कराते होती है, बीटा एसएजी और पैपे है। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, उसके अलावा सीरियल इंटीग्रेटेड टेस्ट कराते हैं। ट्रिपल टेस्ट के अंदर क्या होता है, बीटा एसएजी, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड कंजुगेटेड एस्ट्रायोल है। क्वाड्रुपल के अंदर क्या होता है, इनहिबिन ऐड करना होता है। और जो बीटा एसएजी और इनहिबिन बढ़ जाते होते हैं, अनकंजुगेटेड एस्ट्रायोल और अल्फा फीटोप्रोटीन कम हो जाते हैं। इसके अलावा सीरियल इंटीग्रेटेड टेस्ट में पैपे भी आ जाता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं कॉज ऑफ वेरिकोस वेन विद प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी में वेरिकोस वेन होना, ओके, तो ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से देखने को मिलता है। कॉज ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडानम, तीन हार्मोन्स की वजह से होता है, बीटा एसएजी, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन की वजह से। और किन किन कंडीशन में होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, कोरियोकार्सिनोमा या प्रीवियस हिस्ट्री है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मिलोरी बीएसटीआर हो सकता है, बी1 की डेफिशिएंसी हो सकता है, एंसेफेलोपैथी आपको देखने को मिल सकती होती है। इसके अलावा प्रीटर्म लेबर भी आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। ये भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है हाइपरएमेसिस ग्रेविडानम की। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। और इसके लिए ड्रग कौन सी होती है, जो फर्स्ट लाइन एंटीमेटिक होती है, प्रोमेथाजिन या साइक्लिजिन होती है। सेकंड लाइन के अंदर मेटाक्लोप्रामाइड है। इसके अलावा अगर ठीक नहीं हो रहा तो आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करने का, थायमिन की रिप्लेसमेंट देनी होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं ईसीवी परफॉर्म एट, नहीं पहले ये कुछ रह गया। ओके, ड्रग और चार्ज फॉर थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या देते होते हैं, आप हेपेरिन वारफेरिन ऐड करते होते हैं, फिर दोबारा लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इस्तेमाल कर सकते होते हैं। इसके बाद है मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओलिगोहाइड्रोमियास। तो ओलिगोहाइड्रोमियास का जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो रीनल एजेनेसिस आपको देखने को मिलती है, एजेनेसिस की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर। और जो पॉलीहाइड्रोमियास का मोस्ट कॉमन काज है डायबिटीज है। ओके, सारे आपको काज एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ओलिगोहाइड्रोमियास का आप लेबर करते होते हैं, अगर लाइकर 200 से कम है, या फिर कहने का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम का है, या फिर मैक्सिमम वर्टिकल पूल 2 सेंटीमीटर से कम का है, ओके, या 5th परसेंटाइल से कम का है, तो ओलिगोहाइड्रोमियास लेबर करते हैं। इसके अलावा ओलिगोहाइड्रोमियास की काजेस को दो में डिवाइड करना होता है, या तो प्रोडक्शन कम है या फिर लीकेज ज़्यादा है। लीकेज ज़्यादा है तो प्री प्रोम हो सकता है, या तो प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम कैसे है, या तो रीनल एजेनेसिस हो गया एनसेड की वजह से, या फिर क्या हुआ मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज है, एनसेड आपने इस्तेमाल कर लिया, या फिर क्या हुआ यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रही है, या एफजीआर हो चुका है। क्लियर। ठीक हो गया। तो एक काजेज आपको ओलिगोहाइड्रोमियास की बता दिया। ओलिगोहाइड्रोमियास की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिल सकता होता है। इसके अलावा क्लब फुट आपको देखने को मिल सकता होता है। पॉलीहाइड्रोमियास की काजेज को अपने दो में डिवाइड करना होता है, मैटरनल और फीटल। मैटरनल काजेज का निमोनिक है, CADP, सी से कोरियन जियोमा, ए से आ जाएगा, ओके, ए से एवी फिस्टुला आ जाएगा, डी से आपका डायबिटीज आ जाएगा, पी से प्लेसेंटा रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे। इसके अलावा जो आपके फीटल कॉम्प्लिकेशन होती है, फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या या फीटल कॉजेज क्या एक्सप्लेन कर सकते होते हैं। नंबर 1 मल्टीपल प्रेगनेंसी है, खासतौर पर मोनोकोरियनिक ट्विन है, जिसमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम होता है। एक में पॉलीसाइथीमिया होता है, सॉरी, एक में पॉलीहाइड्रोमियास होता है, दूसरे में ओलिगोहाइड्रोमियास हो जाता है। क्लियर। इसके अलावा और क्या हो सकता है, या तो एनेंसेफेलिया, या फिर स्वेलो भी नहीं कर पा रहा ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है, या फिर इसोफेजियल एट्रेजिया या डुडेनल एट्रेजिया। तो ये सारे कॉजेज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है पॉलीहाइड्रोमियास की, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्रोम हो सकता है, कोड प्रोलैप्स आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। और प्लेसेंटल अब्रप्शन आपको देखने को मिल सकता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रीच आ गया। एक्सटर्नल केफालिक बॉडी 37 वीक पे करते होते हैं, सक्सेस रेट 50% होता है। क्लियर। और जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है तीन तरह की होती है, एक्सटेंडेड होती है जिसको फ्रैंक बोलते हैं, फ्लेक्स्ड होती है, ओके, और तीसरा आपकी फुटलिंग होती है। फुटलिंग में कभी भी आप वो नहीं कर सकते होते, कहने का मतलब है क्या नहीं कर सकते, वजाइनल डिलीवरी कभी भी नहीं कर सकते होते। और एक्सटर्नल, और कहने का मतलब है जो ब्रीच की जो मैनेजमेंट होती है ना, उसमें तीन चीजें करते होते हैं, एक्सटर्नल केफालिक वॉरियर है, वजाइनल डिलीवरी करते होते हैं, और तीसरा क्या करते होते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते होते हैं। जो एक्सटर्नल केफालिक वॉरियर होता है 37 वीक पे करते होते हैं, 50% सक्सेस रेट होता है इसका। क्लियर। और इसका क्या होता है, इसमें आपको एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन चाहिए, टोकोलिटिस चाहिए, मदर को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाना होता है, ब्लैडर को एम्प्टी करना होता है। क्लियर। अल्ट्रासाउंड गाइडेड आपने करना होता है। और इसके अलावा और क्या करना होता है, प्रोसीजर को 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं करना होता, फिटल हार्ट रेट को रिकॉर्ड करना है सीटीजी से, और एंटी-डी की आपने इंजेक्शन देनी होती है। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ईसीवी, तो किस कंडीशन में आपने ईसीवी नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोसेफलस है या प्लेसेंटा प्रीविया है, ओके, प्लेसेंटा प्रीविया में तो सिजेरियन सेक्शन करते होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एनेंसेफली है, पॉलीहाइड्रोमियास है, तो ओके, इसके अलावा प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री है। क्लियर। प्रीक्लैम्सिया है, पॉलीहाइड्रोमियास इस केस में नहीं करते होते। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है ईसीवी की, लाइक प्लेसेंटा अब्रप्शन हो सकती है। क्लियर। प्री मच्योर रप्चर मेम्ब्रेन हो सकती है, कोड एक्सीडेंट हो सकता है, ब्रेडिकार्डी आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। इसके अलावा ट्रांसप्लेसेंटल हैमरेज है, ट्रांसप्लेसेंटल हैमरेज की वजह से आपने क्या देना है, एंटी-डी देना होता है, फॉर आरएच नेगेटिव है। इसके बाद दूसरा जो मेथड होता है इसके अंदर वो वजाइनल डिलीवरी होता है। वजाइनल डिलीवरी जो आपने करनी होती है इसके लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 होना चाहिए कि जो ब्रीच है वो एक्सटेंडेड होनी चाहिए या फिर फ्लेक्स्ड होनी चाहिए, फुटलिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, कोई सेफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, देयर इज नो एविडेंस ऑफ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल हेड है। नंबर 4, जो आपने रट्टा मारना है कि जो फीटल का वेट है ना वो 3.5 केजी से कम आपको देखने को मिले, यानी मैक्रोसोमिया नहीं होना चाहिए। क्लियर। और
जो ब्रीच वाली है ना, इसमें कुछ मैनूवर्स करते होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बटक्स की डिलीवरी करते होते हैं। दूसरा आप क्या करते हैं, लेग्स की और लोअर बॉडी की डिलीवरी करते होते हैं। पहले तो बटक्स को आपने डिलीवर किया, नंबर 2 आपने लेग्स की और लोअर बॉडी की डिलीवरी किया। ओके, ठीक हो गया। जो लेग्स की डिलीवरी के लिए जो मैनूवर इस्तेमाल करते हैं वो पिनाट मैनूवर होता है। इसके अलावा जो शोल्डर की डिलीवरी के लिए जो मैनूवर इस्तेमाल करते होते हैं वो लोव सेट मैनूवर है। अपर आर्म या शोल्डर के लिए क्या करते हैं, लोव सेट मैनूवर है। इसके बाद आपकी बारी आती है हेड की। अब हेड के लिए जो मैनूवर होता है उसको बोलते हैं मॉरिशियस स्मैली वेट मैनूवर, जिसमें 3 हैंड्स इस्तेमाल करते होती है। क्लियर? ठीक हो गया, 3 हैंड्स आप इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, जिसमें मैलर फ्लेक्शन करते हैं, शोल्डर ट्रैक्शन करते हैं, सुप्रा प्यूबिक ट्रैक्शन वगैरह करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले बटक्स की डिलीवरी करते हैं, नंबर 2 लेग्स की डिलीवरी करते हैं। कैसे लेग्स की डिलीवरी करते हैं, पिनाट मैनूवर से करते हैं। शोल्डर की डिलीवरी करते हैं, लॉफसेट मैनूवर से। इसके अलावा आपने हेड की डिलीवरी करनी है मॉरिशियस स्मैली वेट मैनूवर से। ओके, सारे आपको मैंने पॉइंट्स बता दिया। इसके बाद टेस्ट फॉर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के लिए एक टेस्ट लेते होते हैं, लाइक कितना आपने एंटी-डी की डोज बढ़ा के देनी है, वो आपका होता है लाइक क्लियर टेस्ट वगैरह आ जाता है। क्लियर बेट की टेस्ट आपको आ जाता होता है। एंटी-डी को ब्रोगैम वगैरह भी कहते होते हैं। जो एंटी-डी होता है पहली बात ये है कि कौन सी सेंसिटाइजिंग इवेंट होते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के लिए। एक बात रट्टा मार लेना, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कब होगी, जब माँ आरएच नेगेटिव होगी, बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा। और क्या सेंसिटाइजिंग इवेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मिस कैरेज है। क्लियर? इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ओके, या कोई ट्रॉमा हो चुका है, एपीएच हुआ है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, या इन्वेसिव टेस्ट आपने करा लिया है, कोरियोनिक विलर सैंपलिंग, एम्नियोसेंटेसिस या कोर्टोसेंटेसिस है, या डिलीवरी है। ये सारी सेंसिटाइजिंग इवेंट होते हैं। ओके, अब इसकी प्रिवेंशन आपने करनी क्या कैसे करनी होती है, आपने एंटी डी का इंजेक्शन देना होता है। क्लियर? सही हो गया, एंटी डी का इंजेक्शन देना होता है। क्लियर? तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाता होता है। और कितना आपने देना होता है या कितनी सेंसिटाइजेशन हो गई है उसको चेक करने के लिए हम क्लियो टेस्ट करते होते हैं। क्लियो टेस्ट माँ के ब्लड पे करते हैं। ये चेक करने के लिए कि कितने फीटल ब्लड सेल्स माँ के सर्कुलेशन के अंदर आ जाते होते हैं। अब इसका जो मेन प्रिंसिपल ये होता है कि जो फीटल आरबीसीज होते हैं ना, वो अल्कोहल को रेजिस्ट कर जाते होते हैं, जिसकी वजह से आप ना फीटो मैटरनल ट्रांसफर को कैलकुलेट कर लोगे। इस फीटो मैटरनल ट्रांसफर को कैलकुलेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, ओके, इससे आप ये कर लोगे कि कितना आपने वो देना होता है, एंटी डी कितना देना होता है। अब इसकी प्रोफाइलिसिस कैसे देते होते हैं, प्रोफाइलिसिस ये देते हैं कि नंबर 1 है, या तो सिंगल डोज दे दोगे 28 पर, या फिर 2 डोज दे दोगे 28 या 34 पर, या विद इन द 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। इस वक्त ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते होते हैं। ये कब देते हैं, अगर कोई प्रीवियसली सेंसिटाइज नहीं हुई हुई। क्लियर? ये रट्टा मार लेना। ओके, अगर कोई सेंसिटाइजेशन इवेंट हो चुका है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हुआ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चूंकि सेंसिटाइजेशन इतनी ज्यादा खास नहीं हुई होती, तो आपने एंटी डी इंजेक्शन कब देना होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी है, या थेरापेटिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, मिस कैरेज है, यूटर्न ब्लीडिंग है, तो इस केस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने 250 इंटरनेशनल यूनिट देना होता है और कोई क्लियो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती। नंबर 2, अगर कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट 12 से लेकर 20 हफ्तों के दरमियान में हुआ है, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ है, तो उसमें मिनिमम आपने 250 देनी होती है विद इन द 72 आवर सेंसिटाइजिंग इवेंट है, और आपने क्लियो टेस्ट परफॉर्म करना होता है। फिर उसके हिसाब से मजीद आपने देनी होती है। और अगर 20वें हफ्तों के बाद हुआ है कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट है, वंस अगेन आपने क्लियो टेस्ट देना होता है, और इस केस में जो एंटी डी आपने मिनिमम देना होता है ना सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, ओके, नहीं सेकंड ट्राइमेस्टर नहीं, 20वें हफ्ते के बाद, वो आपने 500 देना होता है। ओके, सही हो गया। तो कंफ्यूज नहीं करना, दोबारा बता देता हूँ। अगर प्रोफाइलैक्सिस के लिए तो ऊपर देना है तो सिंगल डोज दे दोगे 28वें हफ्ते पर, या 2 डोज दे दोगे 28वें या 34वें हफ्ते के ऊपर, या 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी पे दे दोगे। अगर सेंसिटाइजिंग इवेंट हो चुका है तो डिपेंड करेगा किस ट्राइमेस्टर में है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, 12 हफ्ते से पहले है, तो आपने 250 देना होता है मिनिमम, और कोई आपने क्लियो टेस्ट नहीं परफॉर्म कराना होता। कब दोगे, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, मोलर प्रेगनेंसी हो जाएगा, या थेरापेटिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा अगर कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट 12 से लेकर 20 हफ्ते के दरमियान में हुआ है, तो जो मिनिमम डोज देनी है वो 250 देनी होती है। क्लियर? 12 से लेकर 20 में, और क्लियर टेस्ट कराना होता है, और अगर 20 हफ्तों के बाद हुआ तो आपने 500 देनी होती है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और साइंस ऑफ फीटल एनीमिया, ओके, फीटल एनीमिया के साइंस क्या होते हैं, ओके, फीटल एनीमिया कब होता होता है, जब एचबी ओके एचबी 5 से गिर जाता होता है। इस केस में फीटल एनीमिया के साइंस आपको देखने को मिलते होते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। ओके, यानी स्पेसिफिकली जो फीटल एचबी ना अगर 6 से कम हो जाए तो आपको साइंस ऑफ फीटल एनीमिया देखने को मिलते होते हैं। क्या साइंस होते हैं फीटल एनीमिया के, जो कि अल्ट्रासाउंड पे होते हैं। ओके, निमोनिक पेयर, पी से पॉलीआर्ट्रोमियास होता है, ई से लार्ज फीटल हार्ट रेट होता है, ए से एसाइटिस आपको देखने को मिलती है, एसाइटिस और पेरिकार्डियल एफिजन है। आर से क्या होता है, रेडियल फीटल मूवमेंट होती है, एब्नॉर्मल सीटीजी होता है विद रिड्यूस वेरिएबिलिटी, साइनसॉइडल ट्रैक होती है, और हाइपरडायनामिक फीटल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलती होती है। कैसे पता लगेगा, आप पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी मेजर कर लोगे मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर, तो ये साइंस ऑफ फीटल एनीमिया थे। ओके, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जो एंटी डी का लेवल आपने देखना होता है, जो आपने टेस्ट करवाया था, ओके, उसमें अगर 4 से कम हो एंटी-डी तो उसका मतलब है हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न नहीं हो सकता। अगर 4 से लेकर 15 है तो मॉडरेट रिस्क है, और अगर 15 से ज़्यादा का है तो हाई रिस्क हाइड्रोक्सिफेटालिस की है। ठीक हो गया। और जो आपने फीटल ब्लड देना होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर फीटस को आपने अगर मैनेज करना होता है तो जो फीटल ब्लड है वो आरएच नेगेटिव होना चाहिए, साइटोमेगालोवायरस नेगेटिव होना चाहिए, मैटरनल सैंपल से क्रॉस मैच होना चाहिए, डेंसली पैक होना चाहिए, यानी हीमोग्लोबिन 30 का हो, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं होने चाहिए, इरेडिएटेड होना चाहिए, साइटोमेगालोवायरस नेगेटिव होना चाहिए। और कहाँ-कहाँ पे देना होता है, अम्बिलिकल वेन में आपने देना होता है, जहाँ पे वो कोड में इंसर्ट हो रही होती है। इंट्राहेपेटिक वेन में दे सकते हैं, या पेरिटोनियल कैविटी में दे सकते हैं, या फीटल हार्ट में डायरेक्टली दे सकते होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको आरएच सेंसिटाइजेशन वाले से। ओके, ठीक हो गया।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, इसके बाद है यहाँ पर जो ट्विन्स की जो ज़ाइगोट होता है, मोनोज़ाइगोटिक ट्विन होती है, उनकी डिवीज़न अगर डिफरेंट स्टेज पे तो डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। ये भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर ना लाइक अगर फर्स्ट 3 डेज़ के अंदर होती है, लेस देन 3 डेज़ में होती है, तो कौन सी होती है, डाइकोरियोटिक डायम्नियोटिक ट्विन्स आपको देखने को मिलती होती है। ओके, और डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक ट्विन में मैंने कौन सा साइन बताया था, पीक साइन या लैम्ब्डा साइन आपको देखने को मिलता होता है। और उसके बाद मैंने ये बताया था अगर 4 से लेकर 7 दिन के अंदर हो तो मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक होता है, उसमें आपको टी साइन देखने को मिलता है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम हो जाता है। अगर 8 से लेकर 12 के अंदर हो तो मोनोक्रियोनिक मोनोअम्नियोटिक है, इसमें आपको कोड एंटैंगलमेंट देखने को मिलती है। अगर 12 दिन से ज़्यादा का हो तो कॉन्जॉइंट ट्विन होता है, जिसमें प्रोफेजेस आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद अगर एक बेबी ओलिगोट्रोपियास है, दूसरा पॉलीआट्रोपियास है, तो उसको बोलते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम होता है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये मोनोक्लिनिक डायम्नियोटिक ट्विन में आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। इसमें आपको एवी एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है, एवी एनास्टोमोसिस की वजह से आपको देखने को मिलता है। यानी जो एवी एनास्टोमोसिस होता है, ये ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम करवा देता होता है, जबकि ए एनास्टोमोसिस आर्टीरियल एनास्टोमोसिस ये प्रोटेक्टिव होता है। अब क्या इफेक्ट होता है, डोनर ट्विन क्या होगा, डोनर ट्विन छोटा हो जाएगा, रेसिपिएंट ट्विन का साइज बड़ा हो जाएगा। डोनर ट्विन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओलिगोट्रोपियास, रेसिपिएंट ट्विन में पॉलीआट्रोपियास हो जाएगा। डोनर ट्विन हाइपोवोलेमिक हो जाएगा, रेसिपिएंट ट्विन हाइपरवोलेमिक हो जाएगा। डोनर ट्विन एनीमिक हो जाएगा, रेसिपिएंट ट्विन पॉलीसाइटेमिक हो जाएगा। डोनर ट्विन में क्या होगा, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगी, रेसिपिएंट ट्विन में फीटल हार्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। डोनर ट्विन का न्यूनेटल आउटकम गुड होता है, जबकि आपका जो होता है ना रेसिपिएंट ट्विन, इसका आउटकम पुअर होता है। अब अल्ट्रासाउंड के अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है इसका, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम का, नंबर 1 सिंगल प्लेसेंटा होगा, नंबर 2 कॉन्कॉर्डेंट जेंडर होगा, नंबर 3 डिस्कॉर्डेंट ब्लैडर आपको देखने को मिलेगा। एक ट्विन में ओलिगोट्रोपियास होगा, दूसरे में पॉलीआट्रोपियास देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको हीमोडायनामिक और कार्डियक कंप्रोमाइज देखने को मिलेगा। अब ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम में क्विंटल स्टेजिंग करते होते हैं, 1 2 3 4 5 होता है। जो 1 के अंदर क्या होता है, एक ट्विन में पॉलीआट्रोपियास और दूसरे में ओलिगोट्रोपियास होता है। इसके अलावा ब्लैडर विजिबल होता है और डॉपलर भी नॉर्मल होता है। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, दो चीजें खराब होती है, ओलिगोट्रोपियास पॉलीआट्रोपियास है, और ब्लैडर ऑफ डोनर क्या होता है, विजिबल नहीं होता। स्टेज 3 के अंदर क्या होता है, एक में ओलिगो होता है, दूसरे में पॉलीआट्रोपियास होता है, और ब्लैडर ऑफ डोनर नॉट विजिबल होता है, और एब्नॉर्मल डॉपलर आपको देखने को मिलता होता है। अब एब्नॉर्मल डॉपलर की क्या निशानी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी में या तो फ्लो एब्सेंट हो जाएगा, या डिक्रीज हो जाएगा, या रिवर्स एंड डायस्टोलिक हो जाएगा, या पल्सेटाइल फ्लो देखने को मिलेगा। स्टेज 4 के अंदर क्या होता है, हार्ट ड्रॉप्स होता है। स्टेज 5 के अंदर डेथ देखने को मिलती है। और इसकी जो क्रॉनिक फॉर्म होती है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम की, इसको बोलते हैं ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस होता है। इसमें आपको हाई हीमोग्लोबिन डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी अगर छोटा ईवी कनेक्शन है लाइक 1 मिलीमीटर से छोटा है तो आपको ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस देखने को मिलेगा, यानी एक ट्विन में एनीमिया दूसरे में पॉलीसाइथीमिया, लेकिन कोई ओलिगोट्रोपियास या पॉलीआट्रोपियास देखने को मिलेगा। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि या तो एमयू रिडक्शन कर दो, या एक फीटस को उड़ा दो, सिलेक्टिव फैटिसाइड कर दो। लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट होता है ना, इसके अलावा सेप्टोस्टोमी भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट होता है फीटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन करनी होती है। कब करते होते हैं, 16 से लेकर 26वें हफ्ते पे करते होते हैं, और आपने डिलीवरी करनी होती है 26 हफ्ते से ज़्यादा पर। ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया ट्विन वाला चैप्टर। ओके, इसके बाद अगर डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक डिलीवरी है, डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक है, यानी जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनकी डिलीवरी आपने 37 पे करनी होती है। जो मोनोकोरियोनिक होते हैं उनकी डिलीवरी आपने 36 पे करनी होती है। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल एट 34 वीक्स है, क्वाड्रपल ये ट्रिपल टेस्ट के बता रहे हैं, ट्रिपल टेस्ट 34 वीक्स पे है, लेकिन वो तो सेकंड ट्राइमेस्टर में करते होते हैं। ओके, क्वाड्रपल टेस्ट एट 28 वीक्स है। नहीं 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 नहीं, ये ट्विंस का बता रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्विंस का बता रहे हैं, ट्विंस की डिलीवरी का। ओके, अगर डाइकोरियोनिक का तो 36 पे कर दो, मोनोकोरियोनिक का तो 37 पे कर दो, डाइकोरियोनिक वाला यानी टर्म पे कर दो, मोनोकोरियोनिक का तो 36 पे कर दो, ट्रिपल वाला तो 34 पे कर दो, क्वाड्रपल वाला तो 28 पे कर दो। रट्टा मारे ना, 28 और 34 एक और चीज़ भी था, ये एंटी डी की डोज वगैरह भी थी, एंटी डीज पे देते होते हैं। इसके बाद प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर का आप लेबर करते हैं 37 से कम आपको देखने को मिले। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री टर्म लेबर तो वह क्या होती है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस आपको देखने को मिलती है, सर्वाइकल वीकनेस की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, तो इसकी जो मेन इटियोलॉजी होती है ना, इसके अलावा कोरियम यूनाइटस होता है, अगर फीटल मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन है उसकी वजह से मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। और सर्विस के अंदर क्या हो सकता है, सर्विस की वीकनेस है, इसकी वजह से प्री टर्म लेबर हो सकता है। यूट्रस की ओवर डिस्टेंशन है लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से, पॉलीआट्रोमियास की वजह से, या कोई कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन है यूट्रस के अंदर लाइक बाइकॉर्नेट यूट्रस है, सेप्टेड यूट्रस है, प्लेसेंटल अब्रप्शन है, इन केस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। सही है, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आते होते हैं, मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्री टर्म लेबर इज, ओके, प्री ये तो सर्वाइकल वीकनेस आ जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन प्रोम, तो प्रोम में प्री में यानी प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या होती है, कोरियो एमनियोनाइटिस आपको देखने को मिलती होती है। कोरियो एमनियोनाइटिस फॉर एग्जांपल अगर मेम्ब्रेन पहले फट गई है, ओके, इस वजह से देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया, तो ये क्या होता है, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होता है कि मेम्ब्रेन पहले ही फट गई है, असेंडिंग इन्फेक्शन हुआ है लोअर जेनिटल ट्रैक का, इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीआट्रोमियास,
एपीएच प्लेसेंटल अब्रप्शन की वजह से हो सकता है। अब इसके जो प्री प्रो में क्या होता है, प्री प्रो में अचानक एक सडन गश ऑफ ब्लड निकलेगा, कोपियस वजाइनल फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। और पोस्टीरियर वजाइनल फॉर्निक्स के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की पूलिंग होती है। नंबर 1 सडन सडन गश ऑफ लाइकर निकलेगा। नंबर 2 पोस्टीरियर वजाइनल फॉर्निक्स के अंदर आपको लाइकर आपको देखने को मिलता होता है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको ओलिगोहाइड्रोमियास भी देखने को मिल सकता होता है। अब इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, नंबर 1 आपने स्टीराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन कराना है, और स्टीराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन में 3 चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। नंबर 1 पूलिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। पूलिंग पॉजिटिव का मतलब है पोस्टीरियर फॉर्निक्स के अंदर लाइकर आपको देखने को मिलना चाहिए। नंबर 2 नाइट्रोजन टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए। नाइट्रोजन टेस्ट का मतलब होता है कि वो येलो से क्या हो जाए, ब्लू हो जाए नाइट्रोजन, ठीक हो गया, ब्लू या ब्लैक हो जाए। ओके, डेट शो करती है अल्कलाइनिटी को, जो कि लाइकर होता है। इसके अलावा फन टेस्ट होता है जिसमें फन पैटर्न आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। अब जो मैनेजमेंट ऑफ प्रोम होती है, प्री प्रोम की जो मैनेजमेंट होती है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि जेस्टेशनल एज क्या और कोरियोमनिनाइटिस क्या। अगर कोरियोमनिनाइटिस है, कोरियोमनिनाइटिस में क्या होता है, फीवर, एब्डोमिनल पेन और ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, फीवर, एब्डोमिनल पेन, ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज है। और एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता होता है, यूट्राइन टेंडरनेस है और कंफर्म रप्चर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर, ठीक हो गया। अगर किसी को प्री प्रो में साथ में कोरियोमनिनाइटिस भी है, ओके, ठीक हो गया, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन आप दे सकते होते हैं अगर 32 अगर 34 तक हुआ है, ठीक हो गया। इसके अलावा एंटीबायोटिक दे दोगे इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ओके, और टोकोलिटिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन है। जेस्टेशनल एज को देखोगे, अगर 34 से कम है तो इस केस में आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। क्लियर, आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड का कवर देना होता है, 7 दिन तक एंटीबायोटिक देनी होती है, और जीबीएस का आपने कल्चर कराना होता है, प्रोफाइलेक्सिस देनी होती है एरिथ्रोमाइसिन से। अगर 34 हफ्ते से ज़्यादा का है, ओके, फीटल लंग मैच्योरिटी का आपने टेस्ट करना होता है, एंटीबायोटिक दे दोगे। अगर लंग्स मैच्योर है, ओके, तो आपने डिलीवरी कर देनी है। अगर लंग्स इमैच्योर है तो आपने क्या करनी होती है, 37 तक लेके जाना होता है। बस ये आपने रट्टा मार लेना, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट प्री मैच्योर लंग्स है तो आप स्टीरॉइड देते होते हैं। स्टीरॉइड कौन सा देते हैं, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन है। बीटामेथासोन के 2 डोजेज होती है, 12 mg होती है, 24 आवर्स अपार्ट है। डेक्सामेथासोन 4 डोजेज होता है, 6 mg का होता है, 12 आवर्स अपार्ट होता है। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर है। प्री टर्म लेबर की प्रिवेंशन के लिए क्या होती है, दो चीज़ें होती है। नंबर 1 प्रोजेस्टेरोन होता है, इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट होता है, जो कि रिकरेंस को प्रिवेंट करता होता है। इसके अलावा सर्वाइकल सर्कलाज करते होते हैं। सर्वाइकल सर्कलाज ट्रांसवेजाइनल रूट से कर सकते हैं या ट्रांस एब्डोमिनल रूट से कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल के अंदर मैकडोनल्ड स्विचर लगाते होते हैं। कब लगाते हैं, 14 टू 18 वीक्स में। कब निकालते हैं, ओके, 37 वीक पे निकाल देते होते हैं। क्लियर, इंडिकेशन क्या होती है, अगर मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है या मल्टीपल पीरियड टर्म है या सर्वाइकल डायलेटेशन है इन एब्सेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या सर्विस छोटा हो गया 2.5 सेंटीमीटर प्लस, ओके, प्रीवियसली प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री है। क्लियर, सही हो गया। तो इंडिकेशन रट्टा मारनी है सर्वाइकल सर्कलाज की। क्या होती है, मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है, मल्टीपल प्री टर्म लेबर है, सर्वाइकल डायलेटेशन है लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, सर्विस की शॉर्टनिंग होती है विद द हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल सर्जरी या प्रीवियस प्री टर्म है। और प्रिडिक्शन कैसे करते हैं प्री टर्म लेबर की, फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना है, उसमें सर्विस की लेंथ क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाती है 16 से लेकर 24 हफ्तों के अंदर। और फीटल फाइब्रोनेक्टिन का टेस्ट करा लोगे 22 लेकर 36 हफ्तों पे होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, ड्रग और चॉइस टू प्रिवेंट सीजर इन द प्रेगनेंसी, तो कौन सी होती है, मैग्नीशियम सल्फेट आपको देखने को मिलती होती है। मैग्नीशियम सल्फेट रट्टा मार लेना मैग्नीशियम सल्फेट का। लाइक मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में एक दो बातें कि मैग्नीशियम सल्फेट की मॉनिटरिंग कैसे करते होते हैं, आपने यूरिन आउटपुट को देखना होता है। इसके अलावा और कैसे मैग्नीशियम सल्फेट की मॉनिटरिंग करते होते हैं, लाइक हम कह सकते होते हैं कि पर्टिकुलर रिफ्लेक्स देते होते हैं, रिस्पायरेटरी रेट को देखते हैं 12 से ऊपर होना चाहिए, यूरिन की आउटपुट 30 से ऊपर देखने को मिलेगी, और ऑक्सीजन की सैचुरेशन वगैरह होती है। क्लियर, और जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसको अपने 24 घंटों तक चलाना होता है, 24 घंटे पोस्टमार्टम तक चलाना होता है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और इसको एंटागोनाइज करने के लिए 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देते होते हैं। क्लियर, और जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है दो जगह पे इस्तेमाल होता है, प्री क्लैम्सिया के अंदर, और इसके अलावा टोकोलिटिक्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद ड्रग और चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, पहले थी मेथाइल डोपा लेकिन अब मेथाइल डोपा नहीं है। अब जो ड्रग और चॉइस होती है, आई थिंक ड्रग और चॉइस कौन सी है, लेबेटोलोल है मेरे ख्याल से। अब लेबेटोलोल है, इसके अलावा हाइड्रोलाजिन और निफेडिपिन भी होती है। ओके, अब एस्पिरिन की प्रोफाइलेक्सिस आपने किन किन कंडीशन में देनी होती है, अगर क्या हो, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो, प्रीवियस प्री क्लैम्सिया हो, मल्टीफिटल प्रेगनेंसी हो, किडनी का डिजीज हो, डायबिटीज हो, इन सब के अंदर आपने एस्पिरिन की प्रोफाइलेक्सिस आपने चलानी होती है। ओके, सही हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तो आपने मेन ट्रीटमेंट है ना, वो आपने क्या करनी होती है, 34 हफ्ते से, ओके, 34 हफ्ते पे क्या कर देनी होती है, आपने डिलीवरी कर देनी होती है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देनी होती है। कब करते होते हैं, अगर सीवियर प्री इक्लेम्शिया है, नंबर 2 हेल्थ सिंड्रोम है, नंबर 3 इक्लेम्शिया है, एन्यूरिया है, या सीवियर फीटल डिस्ट्रेस है। सीवियर फीटल डिस्ट्रेस का कैसे पता लगता होता है, एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो है जिसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर, या एब्सेंट है, ओके, डिक्रीज है, या रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो है, इस केस में करनी होती है। इसके बाद ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर हेल्थ सिंड्रोम, वन सेकंड क्या होती है, आपने क्या करनी है, डिलीवरी करनी होती है 34 वीक्स के अंदर, ठीक हो गया। ओके, और हेल्थ सिंड्रोम में क्या होता है, हिमोलिसिस होता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम होते हैं, लो प्लेटलेट आपको देखने को मिलता होता है। ओके,
अभी तक मैंने कितने पॉइंट्स कवर किया, बल्कि थोड़े से किया, मुझे थोड़ा स्पीड मारनी चाहिए, ओके। अदरवाइज़ ये वीडियो 5-6 घंटे की हो जाएगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ सीवियर है। ओके, व्हेन द डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ यूट्राइन आर्टरी, ओके, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, 20 से लेकर 24 या 22 से लेकर 24 रट्टा मार लो, 22 से लेकर 24 रट्टा मार लो, इसमें कराते होते हैं। 18 से लेकर 22 में क्या था, टारगेट स्कैन था। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हेल्थ सिंड्रोम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज और एफजीआर, इसका क्या कैसे डिफरेंशिएट करते होते हैं। जो एफजीआर होता है इसको आईयूजीआर भी कहते हैं, पैथोलॉजिकल होता है, फेलियर ऑफ फीटस टू अचीव इट्स जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल होता है। जबकि एफजीआर क्या होता है, एफजीआर क्या होता है, यही होता है जो आपको बता दिया, फेलियर ऑफ फीटस टू अचीव इट्स जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल, जिसको आईयूजीआर भी कहते हैं। और एसजीए कब लेबल करते हैं, अगर बर्थ से 10% से कम आपको देखने को मिले। ओके, अब जो आईयूजीआर होता है इसको दो में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल होता है। जो सिमेट्रिकल आईयूजीआर होता है इसमें पूरी बॉडी छोटी हो जाती है, इसके जो रिस्क फैक्टर के अंदर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है, कंजेनिटल इन्फेक्शन है। जबकि एसिमेट्रिकल आईयूजीआर में क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस बड़ा होता है एज कंपेयर टू एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होता है। अब इसके जो कॉजेस होते हैं वो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होता है। यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी प्रीक्लैम्सिया की वजह से देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, और इसमें आप क्या देते होते हैं, आप ना लो डोज एस्पिरिन देते होते हैं, 21 मिलीग्राम देते होते हैं प्रिवेंशन के लिए। और इसमें क्या कराते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसका, अम्बिलिकल आर्टरी का। ओके, जिसमें आपको एब्सेंट रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो आपको देखने को मिलता होता है, जो कि सिविरिटी को इंडिकेट कराता होता है। और इसमें आपने बायोमेट्रिक करानी है। बायोमेट्रिक के अंदर हेड सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, फीमर लेंथ और बाइपिलेटरल डायमीटर आ जाता है। जो बाइपिलेटरल डायमीटर था 20 वीक पे था, हेड सर्कमफ्रेंस 40 टू 20 में था। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ये आपका साइज को देखने के लिए होता है। फीमर लेंथ थर्ड ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल करती है एज को देखने के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एफजीआर क्या होता है, मां में अंडर न्यूट्रिशन की वजह से देखने को मिलता है। मैटरनल फैक्टर के अंदर क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एफजीआर या यूजीआर ग्लोबली होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा मैटरनल फैक्टर की तरह अगर मैटरनल हाइपॉक्सिया, हाई एल्टीट्यूड या साइनोटिक हार्ट डिजीज की वजह से इसमें भी आपको देखने को मिलता होता है। ठीक है, अब हाइपरथायराइडिज्म पे आ जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म की क्या मैनेजमेंट होती है, अगर किसी फीमेल को हाइपरथायराइडिज्म है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देना है, और जो बाकी ट्राइमेस्टर है उसमें आपने क्या देना होता है। क्लियर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसमें जो ड्रग और चॉइस होती है वो प्रोपाइल थायोरेसिल होती है। ओके, और जो बाकी ट्राइमेस्टर होती है, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, इसमें आपने क्या इस्तेमाल करनी होती है, कार्बिमेजोल इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि प्रोपाइल थायोरेसिल क्या करा सकती होती है, हिपैटोसेलुलर नेक्रोसिस करा देती होती है। और प्रेगनेंसी में रट्टा मार लेना, रेडियो एक्टिव आयोडीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में भी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी। ठीक हो गया। जो मैटरनल हाइपरथायराइडिज्म होता है ये 2 इन 1000 प्रेगनेंसी में देखने को मिलता होता है। मोस्टली ये ग्रेविस डिजीज की वजह से देखने को मिलता होता है। ग्रेविस डिजीज के अंदर क्या होता है, T3 T4 कम होता है, टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी देखने को मिलती है, टीएसएच भी कम हो जाता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब ना इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन हाइपरथायराइडिज्म। ओके, हाइपरथायराइडिज्म का प्रेगनेंसी का क्या हाइपरथायराइडिज्म पे इफेक्ट देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी की वजह से ना हाइपरथायराइडिज्म सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इंप्रूव कर जाता होता है। क्लियर, क्योंकि प्रेगनेंसी क्या होती है, स्टेट ऑफ रिलेटिव इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है। क्लियर, ठीक हो गया। दूसरा, हाइपरथायराइडिज्म का क्या प्रेगनेंसी पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, अगर आपने हाइपरथायराइडिज्म को सही से कंट्रोल नहीं किया तो मिसकैरेज हो जाएगा, आईयूजीआर या प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी। मेन ड्रग और चॉइस क्या होती है, प्रोपाइल थायोरेसिल होती है। अपने इन दोनों ड्रग्स को अपने लोवेस्ट डोज में आपने स्टार्ट करना होता है। क्लियर, सही हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या देते होते हैं, प्रोपाइल थायोरेसिल, सेकंड और थर्ड के अंदर कार्बिमेजोल देते होते हैं। और ये ड्रग क्या करा देती है, एक ग्रानुलोसाइटोसिस करा देती होती है। दैट इज आपने क्या करनी है, सीबीसी की मॉनिटरिंग आपने करनी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। और ये जो ड्रग है ना, ये ब्रेस्ट फीडिंग में भी आराम से दे सकते होते हैं। क्लियर, इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते होते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी कभी इस्तेमाल नहीं करनी। और जो हाइपरथायराइडिज्म होता है ये 1% प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से या हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से देखने को मिलता होता है। ओके, और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, फीटल लॉस हो सकता है, लो बर्थ वेट या प्री इक्लेम्प्सिया आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, लीवोथायरोक्सिन होता है। इसके बाद मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी। तो डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी के लिए जो मोस्ट स्पेसिफिक होता है वो ओजीटीटी होता है। ओके, सबसे ओजीटीटी आपने कब कराना होता है, 24 टू 28 में कराना होता है अगर कोई रिस्क फैक्टर है। और अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो आपने 16 से 18 में कराना होता है, फिर आपने इसको रिपीट करना है 24 टू 28 है। उसके लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, नाइस क्राइटेरिया और डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया। नाइस में जो निमोनिक होता है 5 6 7 8 होता है, यानी जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 5.6 होता है। और आपका जो आपका ओजीटीटी होता है वो 7.8 रट्टा मार लेना। क्लियर, इसके बाद ड्रग और चॉइस फॉर डीबीटी प्रेगनेंसी, फर्स्ट टाइमेस्टर में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, सेकंड के अंदर वार्फिन आ जाती है, थर्ड में आपके दोबारा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है। ओवरऑल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन होती है। प्रिवेंशन ऑफ इक्लेम्शिया, तो इक्लेम्शिया के प्रिवेंट करने के लिए एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। इक्लेम्शिया को प्रिवेंट करने के लिए प्री इक्लेम्शिया में, डायबिटीज में, सीकेडी में, इन सब में आप एस्पिरिन देते होते हैं। मोस्ट कॉमन फीटल प्रॉब्लम इन डायबिटीज तो कौन सी होती है, कार्डिक एनोमली आपको देखने को मिलती होती है। मोस्ट कॉमन क्या होती है, डायबिटीज वाले में आपको कार्डिक एनोमलीज आपको देखने को मिलती होती है। ओके, ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन क्या होती है, वीएसटी आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिक एब्नॉर्मलिटी होती है, मोस्ट कॉमन आपकी कार्डिक एनोमली है, खासतौर पर वीएसटी होता है। मोस्ट स्पेसिफिक कार्डिक में टीजी आ जाएगा, मोस्ट स्पेसिफिक एनोमलीज में सैक्रल एजेनेसिस आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस। अच्छा, ये बता दूं कौन सी हाई रिस्क कंडीशंस होती है मां के अंदर। जो हाई रिस्क कंडीशन होती है उसका निमोनिक स्काल्प है, सिस्टमिक वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, ओके, साइनोटिक हार्ट डिसीज है, एओर्टिक पैथोलॉजी है। इसके अलावा लेफ्ट हार्ट की ऑब्स्ट्रक्टिव लेयर है। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है। इसके लिए आपने फोलेट देना होता है। प्रिवेंट करने के लिए आपने देना होता है 400 माइक्रोग्राम है। अगर हो चुका है पहले, रिकरेंस को अवॉइड करने के लिए डायबिटीज में या फिर इसके अलावा
एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के अंदर आपने 4 मिलीग्राम देना होता है, अगर सिकल सेल एनीमिया तो आपने 5 मिलीग्राम आपने देना होता है। स्लैप चीक सिंड्रोम पैरवोवायरस B19 की वजह से देखने को मिलता होता है। ओके, बेबी बॉर्न हुआ है लेकिन कोई साइंस ऑफ लाइफ नहीं है तो स्टिल बर्थ होता है। क्लियर, ठीक हो गया। स्टिल बर्थ होता है 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेकर विद इन द 70 टू ये क्या स्टिल बर्थ स्टिल बर्थ इज 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड डेथ विद इन द 7 टू। अच्छा, पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट बता रहे हैं। पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट में क्या होता है 24 से लेकर बर्थ तक, डिलीवरी तक स्टिल बर्थ कह रहा है और अर्ली न्यू नेटल है। इन शॉर्ट स्टिल बर्थ और अर्ली न्यू नेटल इन दोनों को मिला के पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट कहते हैं। ड्रग और चॉइस फॉर पुरपुरल साइकोसिस है। पुरपुरल साइकोसिस के लिए टीसीए होती है ड्रग और चॉइस। सच्ची टीसीए, टीसीए तो आप प्रेफर कर सकते होते हैं, लो डोज टीसीए प्रेफर करते होते हैं क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से इंटरफेयर नहीं करती होती। बट ये ड्रग और चॉइस है, इसके लिए ये थोड़ा अजीब सी बात हो गई है, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, पहले मैं देख ही लूँ। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर लाइक अगर किसी को पुरपुरियल साइकोसिस हो चुका है, पुरपुरियल साइकोसिस है ना, तो उसमें आप फार्माकोथेरेपी न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स देते हैं, क्लोप्रोमाजिन और हैलोपेरिडोल, ये आप इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। और दूसरा है कि अगर आप मेनिया तो आपने लिथियम कार्बोनेट आपने इस्तेमाल करनी होती है। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट 10 से लेकर 14 दिन लग जाता होता है, ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होती है, ये तो मैं नहीं मान सकता। ओके, और और जो आपने ड्रग देनी है ना वो टीसीए होती है, इसका जो रिस्क ऑफ रिकरेंस होता है वो 1 इन 2 होता है, खासतौर पर अगर पहले 2 सालों के अंदर प्रेजेंट कर गया होता है। क्लियर, और अगर किसी को पहले किसी पुरपुरियल साइकोसिस की हिस्ट्री है तो आपने लिथियम स्टार्ट कर देनी है फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टमार्टम डे। ओके, आई डोंट थिंक सो कि ये टीसीए होती है। ओके, हाँ, लो डोज टीसीए हम इस्तेमाल करते होते हैं, दैट डज नॉट मीन कि ड्रग और चॉइस है। इसके बाद है कोलेस्ट्रॉम की एक्सप्रेशन 16 वीक पे होती है, उसमें हाई क्वांटिटी आईजी आपको देखने को मिलता होता है। ओके, जो कोलेस्ट्रॉम होता है ना, ये आपका हाई रिच येलोविश फ्लूइड होता है जो कि आपको 16 वीक से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता होता है। ओके, और ये विद इन द 6 वीक भी आपको प्रोड्यूस होता होता है। इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होती है, आईजीए काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन के तौर पे होता है, और ये लैक्सेटिव इफेक्ट वाला काम करता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेबी के अंदर जो मेकोनियम है ना उसको साफ कर देता होता है। अलबत्ता इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है लेकिन शुगर और फैट दोनों कम होते हैं, आईजीए काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर, ठीक हो गया, ये ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, सुसाइडल थॉट्स का आना तो ये आपको डिप्रेशन में देखने को मिलता होता है। अच्छा, जो है ना पुरपुरल साइकोसिस तो मैं एक्सप्लेन कर चुका था, 5th पोस्टमार्टम डे पे देखने को मिलती है। उसके ट्रीटमेंट के अंदर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लिथियम आपने स्टार्ट करनी होती है अगर हिस्ट्री ऑफ पुरपुरल साइकोसिस है, फर्स्ट पोस्टमार्टम डे पे आपने स्टार्ट करनी होती है, और अगर सीवियर डिप्रेसिव साइकोसिस है तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आपने देनी होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, अगर पोस्टपुरल डिप्रेशन है तो इसमें आपको सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है। निमोनिक है साइगी कैप्स जो आपने मेडिसिन के तरह रट्टा मारा होता है, उसके ट्रीटमेंट में भी साइकोथेरेपी या टीसी आप इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन साइकोसिस में आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद पुरपुरियल सेप्सिस का सिनेरियो कैसे डायग्नोस करोगे। ओके, पुरपुरियल सेप्सिस में आपको क्या सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो पुरपुरियल सेप्सिस में आपको हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, राइगर आपको देखने को मिलेगा, ऑफेंसिव लूची आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऑफेंसिव डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो ये आपको देखने को मिलता होता है पुरपुरियल सेप्सिस के अंदर। पुरपुरियल सेप्सिस के जो कॉजेस होते हैं आपने कॉजेस की कुछ कैटेगरीज बना देनी है। फॉर एग्जांपल, ये एरोब्स की वजह से हो सकता है, एनारोब्स की वजह से हो सकता है। जो एरोब्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। जो एनारोब्स होते हैं उसमें आपके एग्जांपल बैक्टीरियाइड है, फिजियोबैक्टीरियम है। जो ग्राम पॉजिटिव एरोब्स होते हैं इसमें एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफिलोकोकस में एपिडर्मिडस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। जबकि ग्राम नेगेटिव एरोब्स के अंदर आपका इकोलाई क्लेप्सिला आ जाता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ही आ जाएगा। सही हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं लाइक ऑलमोस्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, ओके, अच्छा सही है। और उसके मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट में अब कुछ रेक्टल स्वैब करा लोगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लोगे। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है आपने क्या देनी है, मेट्रोनिडाजोल और सेफलोस्पोरिन देनी होती है। और सर्जरी के अंदर क्या करोगे, पेल्विक एब्सेस को आप ड्रेन कर लोगे। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, साल्पिंगोफोराइटिस हो सकता है, पेल्विक एब्सेस हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस भी आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, इसके बाद है कि लूचिया। ओके, लूचिया क्या होती है, लूचिया क्या होती है, ब्लड स्टेन यूट्राइन डिस्चार्ज होती है। ब्लड स्टेन यूट्राइन डिस्चार्ज होती है जिसमें ब्लड होता है, नेक्रोटिक डेसिडुआ देखने को मिलता है। ब्लड स्टेन यूट्राइन डिस्चार्ज जिसमें ब्लड होता है, नेक्रोटिक डेब्रिस आपको देखने को मिलता है। ये कैसे होती है, जब सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेसिडुआ नेक्रोटिक हो जाता है और वो स्लफ ऑफ हो जाता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अगर सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेसिडुआ स्लफ ऑफ हो जाए तो उसको आपको लूचिया आपको देखने को मिलता होता है। अब लूचिया डिफरेंट टाइप का होता है, लूचिया रूब्रा, सिरोजा और एल्बा होता है। सिरोजा क्या होता है, रेड रंग का होता है। नहीं, रूब्रा रेड रंग का होता है, सिरोजा पेल कलर का होता है, एल्बा आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलता होता है। लूचिया रूब्रा आपको 4 डेज पे देखने को मिलता है। ओके, सेकंड पोस्टमार्टम वीक में आपको यानी दूसरे हफ्ते में लूचिया सिरोजा होता है, और 1 वीक में आपको 1 मंथ में आपको लूचिया आपको अल्बा देखने को मिलता होता है। यानी जो फर्स्ट फ्यू डेज में लूचिया रूब्रा होता है, ओके, सेकंड वीक के अंदर लूचिया सिरोजा होता है जो कि पिंक होता है। ओके, सिरोजा पिंक होता है, पेल पिंक, चलो पिंक कर लो, रूब्रा रेड हो गया, और अल्बा क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। ओके, येलो ग्रीन है, येलोइश व्हाइट लिखा हुआ है, और ये 1 मंथ में होता है। इसके बाद अगर हेमरेज 24 आवर्स लेकर 6 वीक तक होता है, इसको सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइम इसका क्या होता है, 7 to 14 डेज में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ये आपने रट्टा मार लेना।
ओके, तो ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। अब सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज के 2 मेन डिफरेंशियल आपने रट्टा मारने होते हैं। एक होता है एंडोमेट्राइटिस, दूसरा आपका आ जाता होता है आपका आता होता है रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है। दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है? दोनों में लो ग्रेड फीवर होता है, दोनों में पंजेंट लूचिया होता है। अलबत्ता डिफरेंशिएट कैसे करना होता है? अगर क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है तो वो क्या होता है? रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। अगर कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन है तो एंडोमेट्राइटिस होता है। अगर यूट्रस का साइज काफी बड़ा है तो वो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अगर यूट्रस का साइज छोटा है तो एंडोमेट्राइटिस होता है। अगर यूट्रस टेंडर है तो एंडोमेट्राइटिस होता है। अगर इंटरनल ओस ओपन है तो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अगर क्लोज्ड है तो एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा। क्लियर? अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन देनी है, आईवी फ्लूइड्स देनी होती है, यूट्राइन इवैक्यूएशन आपने करनी होती है। क्लियर? सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अबव। ओके, ये वंस अगेन अगर ब्लीडिंग को रोकने के लिए अर्गोमेट्रिन या ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ब्लड लॉस इन पीपीएच। ओके, पीपीएच को डिफाइन कैसे करते होते हैं? ब्लड लॉस आफ्टर द डिलीवरी। अगर वजाइनल डिलीवरी हुई है तो 500, अगर सी सेक्शन हुआ तो 1000 होता है, और अगर सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी हुई है, सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी कब करते हैं? अगर अनकंट्रोलेबल ब्लड अनकंट्रोलेबल मैटरनल हैमरेज हो रहा है ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया, तो इसमें सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी करते हैं। इसमें 1500 आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? सही हो गया। तो इसमें आपने पीपीएच लेवल करते हैं। मेजर ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज कब लेवल करते हैं? जब 2.5 लीटर से ज़्यादा ब्लड होता है, या 5 यूनिट ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, या फिर कोआगुलोपैथी आपको देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीपीएच तो वो क्या होता है? यूट्राइन एटोनी होता है। 4 काज होते हैं, टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन होता है, और यूट्राइन एटोनी आपको देखने को मिलता है। यूट्राइन एटोनी की क्या काज आपको देखने को मिलते होते हैं? लाइक प्रोलॉन्ग लेबर है, मैक्रोसोमिया, मल्टीपैरिटी है, इस केस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हैं। ओके, एंड ह्यूज क्रेडिट गोज टू डॉक्टर जुनैद वन मैन आर्मी। ओके, उन्होंने ये पीडीएफ बना के भेजा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए, लेकिन तो बाद में कर लेंगे। पेनफुल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, पेनफुल ब्लीडिंग है। अच्छा, ये एपीएच के आपने डिफरेंशियल को अच्छे से रट्टा मारना है। मैं आपको तीनों डिफरेंशियल बता देता हूँ एपीएच के अंदर। एपीएच में क्या होता है? ब्लीडिंग आपको 24 वीक से लेकर डिलीवरी तक आपको देखने को मिलती है। इसको आप एपीएच कहते होते हैं। एपीएच में 3 डिफरेंशियल होते हैं आपका। एक आता होता है आपका प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रैप्शन, और तीसरा वाजा प्रीविया आ जाता है। ओके, जो रट्टा मार लेना, जो प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है माँ के लिए खतरनाक होती है। एब्रैप्शन में फीटस और फीटस और मदर दोनों के लिए होती है, और वाजा प्रीविया ये मेनली फीटस के लिए होता है। पहले तो ये रट्टा मार लेना। ओके, दूसरा आपने रट्टा मार लेना पॉइंट को, लाइक जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है। ओके, पहले मैं प्लेसेंटा प्रीविया को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके हम ताकि आपको सिनेरियो पिकअप करने में काफ़ी आसानी हो जाए। ओके, तो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया में लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है, और इसका जो मेजर रिस्क फैक्टर होता है, कोई पीसी को प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया हुआ था, या सिजेरियन सेक्शन हुआ था, मल्टीपल जेस्टेशन है, यूट्राइन नॉर्मली है, असिस्टेड कंसेप्शन है। इसमें आपको पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग मिलती है, यूट्रस में टेंडरनेस नहीं होती, यूट्रस सॉफ्ट रिलैक्स होता है। मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ उससे प्लेसेंटा अब्रप्शन से। ओके, प्रीविया के अंदर प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है, अब्रप्शन में प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? जो प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग मैटरनल हार्म करती होती है, माँ के लिए ज़्यादा खतरनाक है, जबकि जो कि प्लेसेंटा अब्रप्शन होता है ये ज़्यादा डेंजरस होता है मदर के लिए और फीटस के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन या मल्टीपल जेस्टेशन यूट्राइन नॉर्मलीज की वजह से होता है, जबकि जबकि अब्रप्शन वाला ट्रॉमा की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, हाइपरटेंशन या प्री क्लैम्शिया की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग प्रीविया में होती है, पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग एब्रप्शन में होती है। यूट्राइन टेंडरनेस आपको देखने को मिलती है एब्रप्शन में, यूट्राइन टेंडरनेस देखने को नहीं मिलती होती प्रीविया में कोई यूट्राइन टेंडरनेस नहीं होती। अगर यूट्रस हार्ड है, टेंडर है, बॉडी हार्ड है, तो ये क्या होता है? एब्रप्शन है। अगर सॉफ्ट और रिलैक्स है तो आपका प्रीविया आ जाता है। अगर प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल लोकेशन पे है लेकिन प्री मैच्योर सेपरेट हो चुका है, यूट्रो प्लेसेंटल हीमाटोमा मिल रही है, तो एब्रप्शन है। लेकिन अगर लो लाइन प्लेसेंटा है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो वो प्रीविया आ जाता होता है। क्लियर? सही हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और वाज़ा प्रीविया के अंदर क्या होता है? वाज़ा प्रीविया का में क्या होता है? जो वेसल्स होती है ना, वो फीटल साइड पे रप्चर हो जाती है ड्यू टू विलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। ओके, विलामेंटस इंसर्शन का मतलब है कि जो फीटल वेसल्स है ना, ये क्या करती होती है? सर्विक्स को ओवरलाई कर जाती है। जब सर्विक्स को ओवरलाई कर जाती होती है तो वो सिर्फ फीटल मेम्ब्रेन से कवर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विलामेंटस इंसर्शन की वजह से या एक्सेसरी लोब की वजह से, जिसको बोलते हैं सुकनचुरिएट प्लेसेंटा होता है। इसमें जो क्लासिकल ट्रायड होता है, नंबर 1 मेम्ब्रेन जैसे ही फटेगी उसके बाद पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और फीटल कंप्रोमाइज़ या ब्रेडी कार्ड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये सारा आपको मैंने पॉइंट्स आपको सारे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हो गया पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग आपको प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलती है। रिस्क फैक्टर ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया सी सेक्शन की वजह से होता है। अब पेल्विस के कुछ डायमीटर वगैरह पढ़ लेते होते हैं, ये भी आपके प्रॉफ के लिए एमसीक्यू वगैरह आ सकते होते हैं। ओके, अब जो है ना आपका लाइक पेल्विस होता है, पेल्विस में बोनी पेल्विस में 3 पार्ट्स होती है, पेल्विक इनलेट, बोनी पेल्विक कैविटी, और तीसरा पेल्विक आउटलेट हो जाता है। जो पेल्विक ब्रीम होता है या पेल्विक इनलेट होता है, इसमें जो आपने रट्टा मार लेना है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डायमीटर होता है, वो आपको ट्रांसवर्स डायमीटर आपको देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स डायमीटर होता है 13.5 होता है, जो एपी डायमीटर होता है 11 सेंटीमीटर होता है। जो पेल्विक मिड कैविटी है, इसमें एपी और ट्रांसवर्स दोनों 12 सेंटीमीटर के होते हैं। और जो पेल्विक आउटलेट है, इसमें जो डायमीटर होता है, ओके, जो आपका एपी डायमीटर होता है वो 13.5 का होता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर आपको 11 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ये आपने रट्टा मार लेना है। ओके, इसके
बाद है जो स्किल स्पैन की क्या सिग्निफिकेंस होती है। स्किल स्पैन की सिग्निफिकेंस है यहाँ पे हम फीटस के स्टेशन को देखते होते हैं कि उसका डिसेंट क्या, फीटल हेड के डिसेंट को देखते होते हैं एज अ स्टेशन के तौर पर। दूसरा स्किल स्पैन पे हम पुडेंटल नर्व का ब्लॉक देते होते हैं जो कि पोस्टीरो इंफीरियर पड़ी होती है, ओके, बिहाइंड एंड बिलो पड़ी हुई होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। स्टेशन क्या होता है स्किल स्पाइन पे देखने को मिलता है। अगर फीटल हेड अगर स्किल स्पाइन के लेवल पे तो 0 आ जाएगा, अगर इससे ऊपर है तो -1, इससे नीचे है तो +1 आ जाएगा। मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर डिलीवरी, ओके, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो पेल्विस होता है वो गायनाकॉइड होता है। राउंड इनलेट आपको देखने को मिलता है। इसका ट्रांसवर्स डायमीटर लार्ज होता है, लाइक 13.5 होता है, और ये मोस्ट कॉमन फेवरेबल पेल्विस होता है। इसके बाद एंट्राइड पेल्विस होता है। मेल पेल्विस आपको देखने को मिलता होता है। ट्रायंगुलर इनलेट होता है इसका, राउंड इनलेट नहीं होता, ट्रायंगुलर होता है। इसमें आपको डीप ट्रांसवर्स रेस्ट देखने को मिलता है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस में आपको ओपी पोजीशन देखने को मिलती होती है। ये वाइडेंड होता है एंटीरियर पोस्टीरियरली। इसके बाद प्लैटीप्लॉइड होता है जिसको बोलते हैं फ्लैटेंड गायनाकॉइड पेल्विस होता है। और प्लैटीप्लॉइड में क्या होता है, ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, विच डायमीटर इज डिस्टर्ब इन एंथ्रोपॉइड है, तो एंथ्रोपॉइड में कौन सा होता है, ओपी पोजीशन आ जाती है। और ओपी पोजीशन के अंदर कौन सा डायमीटर होता है, रट्टा मार लेना। ओपी पोजीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। कौन सा डायमीटर होता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल होता है। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। क्लियर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। जबकि ऑक्सीपिटो एंटीरियर में होता है सेमेंटो ब्रैग्मेटिक होता है, नहीं सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है। जबकि सब मेंटो ब्रैग्मेटिक ये तो आपको फेस प्रेजेंटेशन में होता है, जबकि मेंटो वर्टिकल ये आपको ब्रो प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता होता है। क्लियर, सारे डायमीटर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोस्ट कॉमन होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक जो कि ऑक्सीपिटो इंटीरियर में होता है। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर के अंदर क्या होता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ओके, इसके बाद मेंटो वर्टिकल ये आपको देखने को मिलता है ब्रो प्रेजेंटेशन में, 13 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है और ये पास नहीं हो सकता। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक ये आपको फेस प्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलता होता है। ये भी 9.5 का होता है, कंप्लीट एक्सटेंशन की वजह से होता है। फेलियर टू रोटेट इन, तो फेलियर टू रोटेट इन एक इसमें आपको देखने को मिलता है, प्लैटीप्लॉइड में देखने को मिलता है। ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स आपको देखने को मिलती होती है। एटीट्यूड क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड द फ्लेक्शन होता है। क्लियर, अब स्कल की डायमीटर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक 9.5 होता है, ऑक्सीपिटल इंटीरियर में होता है। सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल ये आपको ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर में आपको देखने को मिलता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद है जो मेंटो वर्टिकल होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन में होता है, एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर 13 सेंटीमीटर का होता है। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक ये आपको फेस प्रेजेंटेशन में होता है, 9.5 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिलता होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर, इसको देखने के लिए आप सीटीजी कराते होते हैं। क्लियर, ओके, इसके बाद है कि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन लिखी हुई है। ओके, 2 से लेकर 4 कॉन्ट्रैक्शन 45 सेकंड की एवरी 2 टू 3 मिनट्स है। हालांकि मैंने तो 4 से लेकर 5 पढ़ी है, 4 से लेकर 5 कॉन्ट्रैक्शन कर लूंगा, 45 सेकंड की है, एवरी 2 टू 3 मिनट्स आपको देखने को मिलती होती है। ओके, अगर इससे ज़्यादा हो जाए इसको बोलते हैं यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, अगर इससे कम हो जाए तो उसको बोलते हैं यूट्राइन डिसफंक्शन। चाहे वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी यूट्राइन डिसफंक्शन आपको देखने को मिल सकता होता है, डिपेंडिंग अपॉन वो फर्स्ट स्टेज में हुआ या सेकंड में हुआ। डिसफंक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया हो गया, जिसको मैनेज करने के लिए रिहाइड्रेशन करते होते हैं, ऑक्सीटोसिन आप देते होते हैं। क्लियर, आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन करते होते हैं। इसके बाद पेन, सॉरी, लेबर की क्या डेफिनेशन है, लेबर क्या होता है, रेगुलर पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके, और कंफर्म कैसे करोगे, मोर देन 1 वजाइनल एग्जामिनेशन है। इसकी 3 स्टेजेस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है, ओके, फर्स्ट डिलीवरी में 8 घंटे और सब्सिक्वेंट डिलीवरी में 5 घंटे तक अपने रट्टा मार लेनी होती है। क्लियर, सही हो गया। वैसे जो टोटल लेबर होता है ओवरऑल 12 घंटे प्राइमरी में और 8 घंटे होता है मल्टी ग्रेविटा के अंदर। ओके, अब जो आपका होता है ना फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है, इसके 2 फेज होते हैं, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज होता है। लेटेंट फेज 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन होती है, 3 से लेकर 8 घंटे लेता है। एक्टिव फेज में 3 से लेकर 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन देखने को मिलती है, 1 से लेकर 2 घंटे लेता होता है। 1 से लेकर 2 घंटे तो नहीं लेता होता, इसको मैं चेक कर लूँ। 1 से लेकर 2 लेता होता है, 2 से लेकर 6 घंटे लेता होता है। क्लियर, अब प्रोलोंग लेबर कब लेबर करोगे, वंस अगेन प्राइमरी में 12 घंटे और मल्टी में 8 घंटे होता है। ओके, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की क्या इंडिकेशन होती है, कंटीन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग आप सीटीजी से लेते होते हैं। क्या इंडिकेशन होती है, अगर मेकोनियम स्टेनिंग होती है। ओके, इसके अलावा रट्टा मार लेना कि ओके, मेकोनियम स्टेनिंग के अलावा कोई कहने का मतलब है कि मैटरनल फीवर है, मैटरनल पायरेक्सिया, इस केस में हमने लेना होता है। नंबर 1 रट्टा मार लो, सिग्निफिकेंट मेकोनियम स्टेनिंग है, दैट मींस फीटल डिस्ट्रेस हो चुका है। नंबर 2 एब्नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है। नंबर 3 मैटरनल पायरेक्सिया हो गया, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। नंबर 4 फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग है, या फिर ऑगमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, अगर आप ऑक्सीटोसिन से ऑगमेंट कर रहे हो या मैटरनल रिक्वेस्ट पे ले रहे होते हैं। क्लियर, सही हो गया। और लेबर के टाइम पे फीटल असेसमेंट कैसे करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड की इंस्पेक्शन करते हैं कि फ्रेश मेकोनियम स्टेनिंग तो नहीं है। ओके, नंबर 2 आप ऑस्कल्टेशन करते हैं पिनाट स्टेथोस्कोप से। नंबर 3 कंटीन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करते हैं सीटीजी से, एक्सटर्नल या इंटरनल कर सकते होते हैं, फीटल स्काल्प इलेक्ट्रोड से कर सकते होते हैं, और फीटल स्काल्प ब्लड सैंपलिंग से कर सकते होते हैं। और कंटीन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की क्या इंडिकेशन थी, दोबारा बता देता हूँ, मेकोनियम स्टेनिंग की वजह से, मैटरनल पायरेक्सिया की वजह से, वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से, एब्नॉर्मल फीटल हार्ट रेट की वजह से करते होते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्शन को ऑगमेंट कर रहे हो। ओके, इस केस में आप करते होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है फीटल असेसमेंट इन लेबर। ओके, अब लेबर के टाइम पे फीटल असेसमेंट कैसे करते होते हैं? ओके, ये स्किल एंड कल्चर को ओपिनार स्टेथोस्कोप डॉपलर करा सकते हैं, सीटीजी करा सकते हैं, फीटल स्काल्प इलेक्ट्रोड करा सकते होते हैं, फीटल स्काल्प ब्लड सैंपलिंग करा सकते हैं, ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ लेबर तो उसको बोलते हैं पार्टोग्राम कहते होते हैं। क्या बोलते हैं हम? पार्टोग्राम कहते होते हैं। ओके, पार्टोग्राम के अंदर डिफरेंट चीजें आप देखते होते हैं। ओके, ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है फॉर द लेबर असेसमेंट है। क्लियर? अब लेबर के टाइम पे किन किन चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं और किस टाइम पे करते होते हैं, आपने रट्टा मारना है। नंबर वन रट्टा मार लेना, जो आपका होता है ना ब्लड प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है, इसको अपने हर 4 घंटों के बाद चेक करना होता है। ओके, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर को आपने क्या करना होता है? हर 4 घंटों के बाद चेक करना होता है। एक मिनट मैं बुक से निकाल लूँ अच्छे से। ओके, एक मिनट मैं बुक से निकाल ही लूँ। ओके, मॉनिटरिंग इन द लेबर है। तो लेबर में मॉनिटरिंग क्या होती है? कुछ चीज़ें आपने 4 घंटे पे चेक करनी होती है। फॉर एग्जांपल निमोनिक है BUT बट, बट को आपने 4 घंटों पे देखना होता है। ब्लड प्रेशर यू से यूरिन एनालिसिस और टी से क्या आ जाता है? टेम्परेचर आ जाता है। बट आपने देखना है हर 4 घंटों के बाद। ओके, इसके बाद रट्टा मार लेना है कि जो आपका पल्स होती है उसको आपने हर 1 घंटे में देखना होता है। ओके, पल्स को आपने हर 1 घंटे में देखना होता है। इसके बाद ओके 30 मिनट्स पे आपने कॉन्ट्रैक्शन को देखना होता है और फीटल हार्ट रेट आपने हर 15 मिनट के बाद देखना होता है। इसका निमोनिक क्या बनेगा? ओके, ऐसे रट्टा मार सकते हो। पहले तो बट रट्टा मारना है। बट, बट क्या है? ब्लड प्रेशर, यूरिन एनालिसिस करते हैं वहाँ की और टेम्परेचर करते हैं हर 4 घंटों के बाद। इसके बाद रट्टा मारना है PCR है। ओके, PCR, पी से क्या होता है? पल्स होता है, सी से कॉन्ट्रैक्शन और आर से रेट आ जाएगा। पी जो PCR होता है यानी जो पल्स होता है वो 1 घंटा आ जाएगा। ओके, इसके बाद हाफ करते रहो, 30 मिनट्स आ जाएगा और इसके अलावा 15 मिनट्स आ जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? और पार्टोग्राम के अंदर आपको कुछ एबनॉर्मल पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज है। ओके, प्राइमरी डिसफंक्शनल लेबर है या सेकेंडरी अरेस्ट है। प्राइमरी अरेस्ट या सेकेंडरी अरेस्ट है। प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज का आप लेबर करते हैं अगर सर्विस की डायलेटेशन 3 सेंटीमीटर से कम है, एक्टिव फेज अगर रीच नहीं हुई, ओके ड्यूरेशन 20 घंटों से ज़्यादा का हो गया है। ओके, प्राइमरी में या मल्टी में 14 घंटों से ज़्यादा का हो गया। क्लियर? ठीक हो गया। और इसकी मैनेजमेंट कैसे करते होते हैं? आपने क्या करना होता है? ओके, इसमें आपने ऑक्सीटोसिन और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को आपने अवॉइड करना होता है। जबकि ये दो काम आप करते होते हैं किसके अंदर? प्राइमरी अरेस्ट में करते होते हैं। प्राइमरी अरेस्ट का मतलब है सर्विस की डायलेटेशन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हो गया। क्लियर? एक्टिव फेज स्टार्ट हो गया लेकिन जो डायलेटेशन है 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर से कम की आपको देखने को मिल रही है। सेकेंडरी अरेस्ट का मतलब है प्रोग्रेस इनिशियली स्लो सही थी लेकिन 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन की बात की हुई अचानक स्टॉप हो गया। ये क्यों हो सकता है? फीटल मैल पोजिशन की वजह से, मैल प्रेजेंटेशन की वजह से, सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की वजह से होता है। ओके, अगर हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है तो आपने ऑक्सीटोसिन देना होता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट है तो आपने ये देखना है कि हेड इंगेज है या नहीं। अगर हेड इंगेज नहीं है तो आपने इमरजेंसी सी सेक्शन करना है। अगर हेड इंगेज है तो आपने क्या करना होता है? आपने फोर्सेस डिलीवरी या वेंटूज आपने करना होता है। ठीक हो गया? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, साइंस ऑफ फीटल कंप्रोमाइज इन CTG। तो कैसे पता लगेगा? लॉस ऑफ बेसलाइन वेरिएबिलिटी है, डिसेलेरेशन आना शुरू हो जाती है, एक्सेलरेशन गायब हो जाती है। जिसके बाद एपिजियोटमी, एपिजियोटमी किस फेज में करते हैं? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं, क्राउनिंग फेज पे करते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। जबकि पार्टोग्राम एक्टिव फेज और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में फिल करते होते हैं। इसके बाद है अच्छा एपिजियोटमी क्या होता है? एपिजियोटमी क्या होता है? इंटेंशनल सेकंड डिग्री टेयर होता है। ओके, जो पेरिनियम में हम खुद सेकंड डिग्री का टेयर करते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं लाइक ओके, और एपिजियोटमी का एक और बता दूं, एपिजियोटमी दो तरह की होती है, मिड लाइन और मीडियो लैटरल है। अब मीडियो लैटरल का एक ही फायदा होता है कि इसमें इनर स्फिंक्टर की इंजरी कम से कम होती है, जबकि मिड लाइन का क्या फायदे होते हैं? ब्लड लॉस कम से कम होता है, वुंड की हीलिंग सबसे अच्छी हो जाती है, इजी टू रिपेयर होता है, पेन भी आपको कम देखने को मिलता होता है। और एपिजियोटमी कब करते हैं? अगर फीटल डिस्ट्रेस हो या कॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रीच डिलीवरी है, ओके फोर्सर डिलीवरी है, विंडोज डिलीवरी है या शोल्डर डिस्टोशिया, इस केस में आप करते होते हैं। या लोअर जेनिटल ट्रैक में सकारिंग हो गई है। कैसे सकारिंग हो गई है? म्यूटिलेशन की वजह से या पुअरली हील्ड थर्ड और फोर्थ डिग्री टेयर की वजह से आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। ओके, तो इस केस में आपका आ जाता होता है। ठीक है? ओके, तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले एपिड्यूरल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एपिड्यूरल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपने लिडोकेन आपने करना होता है। इसके बाद आपने 2 फिंगर इंसर्ट करनी होती है बेबी के हेड में और पेरिनियम के दरमियान में, ताकि बेबी को प्रोटेक्ट करे। 2 फिंगर आपने कहाँ रखनी है? ओके, बेबी के हेड के दौरान और पेरिनियम के दरमियान दी होती है। फिर इसके बाद आपने शार्प स्ट्रेट सीजर आपने इस्तेमाल करनी है जो कि पेरिनियम में कट क्रिएट करेगी 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर का। आइडियली दिस शुड बी एट द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि उस वक्त पे पेरिनियम काफ़ी ज़्यादा थिन आपको देखने को मिलता होता है। और जो पेरिनियल टेयर होता है डिफरेंट डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री का होता है स्किन को इन्वॉल्व करता है, सेकंड डिग्री का पेरिनियल मसल को इन्वॉल्व करता है, स्फिंक्टर को इन्वॉल्व नहीं करता, थर्ड डिग्री का एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व करता है। 3A कब लेबर करेंगे? लेस देन 50%। 3B कब लेबर करेंगे? मोर देन 50%। 3C कब लेबर करेंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। 4 डिग्री कब लेबर करेंगे? रेक्टल म्यूकोसा की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। क्लियर? ठीक हो गया। और एक और बात रट्टा मार लेना, अगर एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर डैमेज हो गया तो फीकल अर्जेंसी हो जाएगी, और अगर इंटरनल डैमेज हो गया तो फीकल इनकॉन्टिनेंस आपको देखने को मिलेगी। और इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? ओके, जब भी आपने मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है ना तो आपने हमेशा उल्टा स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर
सेकंड डिग्री है तो आपने वजाना के म्यूकोजा को पहले ठीक करना है कंटिन्यूस स्विचर से, और मसल को आपने ठीक करना है। ओके, वो आपने कैसे ठीक करना होता है, इंटरप्टेड स्विचर से आपने ठीक करना होता है। फिर आपने स्किन को आपने ठीक करना होता है, स्किन को कैसे ठीक करोगे आप, ओके, कंटिन्यूस सब क्यूटिकुलर स्विचर से, ओके, कंटिन्यूस इंटरप्टेड कंटिन्यूस, ओके, ठीक हो गया। अगर रेक्टल म्यूकोजा डैमेज हो गया तो रेक्टल म्यूकोजा को भी आप ठीक कर लोगे। अगर इनर स्फिंक्टर डैमेज हो गया, ओके, तब भी आप इनर स्फिंक्टर वगैरह को आप क्या कर लोगे, आप ठीक कर दोगे। ओके, ऑलमोस्ट ये सारे मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो एक्टिव मैनेजमेंट जहाँ पे रट्टा मारना 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, और फिजियोलॉजिकल में 60 मिनट्स का होता है। पहले फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं, या अगर पीपीएच आपको देखने को मिल रहा है तो इस केस में आप एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट में तीन चीज़ें होती है। नंबर वन, 10 इंटरनेशनल यूनिट का ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ऑन द इंट्रामस्कुलर या आईवी रूट से देते हैं जब इंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो चुका होता है। नंबर टू, आपने क्या करना होता है, नंबर टू आपने कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन आपने करनी होती है। ठीक हो गया, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन आपने करनी होती है। ओके, सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंस होता है। ओके, लेकिन अगर कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ओके, तो आपने इसको कभी भी परफॉर्म नहीं करना। ओके, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन आपने कभी भी नहीं करना अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। अदरवाइज अगर आपने कर लिया तो यूट्राइन इन्वर्जन आपको देखने को मिल रही है। ओके, ठीक हो गया। इट फेल्स टू एक्सपल द प्लेसेंटा इन 2% ऑफ द केस, यानी अगर आपने पहली दफा कोर्ट के ट्रैक्शन किया और फेल हो चुकी है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपने 10 मिनट बाद करनी है। अगर सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया तो प्लेसेंटा को आपने मैनुअली रिमूव करना है अंडर द जीए या रीजनल एनेस्थीसिया वगैरह दे सकते होते हैं। क्या प्रोसीजर होता है, ऑक्सीटोसिन वगैरह दे देते होते हैं। लेफ्ट हैंड को एब्डोमेन पे रखते होते हैं, जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट हैंड को आपने सुप्राप्यूबिकली मूव करना होता है और फंडस को आपने एलिवेट करना होता है। ओके, और इसी तरह आपने राइट हैंड को अपने अंदर इंसर्ट करना और कोर्ट को आपने खींच लेना, बस ये रट्टा मार लेना। तो तीन चीजें होती है एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट में तीन चीजें वो क्या क्या होती है, लाइक रट्टा मार लेना की क्या थी, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन था, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन था, अर्ली कटिंग एंड क्लैंपिंग ऑफ अम्बिलिकल कोड आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है। जब ये ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के कॉजेज पूछे आपने तीन में डिवाइड करना है, पावर, पैसेंजर, पैसेंजर। पावर में क्या हो सकता है, यूट्राइन, ओके, डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, जिसको मैनेज कैसे करेंगे, मैटरनल रीआर्ट्रेशन से, एआरएम से या ऑक्सीटोसिन से। पैसेंजर में क्या मसला हो सकता है, सेफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की वजह से हो सकता होता है। ओके, तो और ये कैसे पता लगेगा सेफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, नंबर वन क्या होगा, आपको मोल्डिंग या कैपुट आपके फॉर्मेशन होगी, लेबर की प्रोग्रेस स्लो होगी डिस्पाइट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, फीटल हेड इंगेज नहीं होगा, यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन इनएडिक्वेट होगी, जनरल एग्जामिनेशन में मोल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, हेड पोलियो अप्लाई टू द सर्विक्स होगा, और क्या होगा, हिमोचुरी आपको देखने को मिल सकता है। पैसेज में क्या हो सकता है, स्मॉल पेल्विस है, एंड्रॉइड पेल्विस है, फाइब्रॉइड है, सर्वाइकल डिस्टोशिया सीवियर सकारिंग की वजह से हो सकती है, स्पेसिफिकली प्रीवियस कोन बायोप्सी की वजह से हो सकती है। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। ओके, जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया ये हम इस्तेमाल करते होती है पेन मैनेजमेंट के लिए। पेन मैनेजमेंट में दो तरह क्या क्या कैसे पेन के मैनेजमेंट कर सकते हैं लेबर में, फार्माकोलॉजिकल या नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में कौन कौन से मेथड होते हैं, नंबर वन रिलैक्सेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, रिलैक्सेशन वार्म वाटर में आपने करनी होती है। इसके अलावा ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन करते हैं। इसके अलावा ओपिएट एनाल्जेसिया दे सकते हैं, ओके, आईवी रूट से देते होते हैं पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया के फॉर्म में। लेकिन क्या इफेक्ट होती है, क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलती है ओपियाइड से, तो नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रिस्पिरेटरी डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकती है। इनहेलेशन में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्लियर। इसके अलावा एपिड्यूरल आप दे सकते होते हैं। एपिड्यूरल क्या होता है, एपिड्यूरल सबसे अच्छा होता है, ओके, लेकिन लेबर पे क्या इफेक्ट होता है, ये सिजेरियन सेक्शन के रेट को बढ़ाता नहीं होता, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के रेट को बढ़ा देता होता है। इसके अलावा ये सेकंड स्टेज को प्रोलॉन्ग कर देता है। क्या इंडिकेशन होती है, नंबर वन रट्टा मारना, ओके, अगर मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, क्लियर, हाई रिस्क ऑफ ऑपरेटिव इंटरवेंशन है, या फिर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी है, ये ओके, या सिलेक्टेड मैटरनल कंडीशन है, मल्टीपल प्रेगनेंसी इस केस में, या प्रोलॉन्ग लेबर इस केस में करते होते हैं। और क्या कंट्राइंडिकेशन होती है, ओके, निमोनिक या चिल्स, कोआगुलोपैथी, हाइपोवोलेमिया, इन्फेक्शन है, ओके, लोकल या सिस्टेमिक सेप्सिस आ जाएगा, या इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ है। कॉम्प्लिकेशन में स्पाइनल हेडेक होता है, इसका ट्रीटमेंट एपिड्यूरल पैच होता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड डिस्फंक्शन आपको देखने को मिल सकता है, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिड्यूरल ऑलरेडी हो चुका है। ट्रीटमेंट ऑफ फेस प्रेजेंटेशन, ओके, फेस प्रेजेंटेशन की क्या मैनेजमेंट आपको देखने को मिलती है, ओके। अब फेस प्रेजेंटेशन में ना लाइक अगर वो कहने का मतलब है, अच्छा, फेस प्रेजेंटेशन ये आपको लाइक ये कैसी क्यों हो सकती है, ड्यू टू एक्सेसिव टोन ऑफ एक्सटेंसर मसल ऑफ बैक। एक्सटेंसर मसल ऑफ बैक के टोन की वजह से आपको हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन आपको देखने को मिल सकती होती है। कैसे डायग्नोस करोगे फेस प्रेजेंटेशन को, अगर आप नोज, माउथ और आइज को पाल्पेट कर सकते हो जनरल एग्जामिनेशन के अंदर। अब इसमें जो एटीट्यूड होता है, हाइपर एक्सटेंडेड एटीट्यूड होता है, प्रेजेंटिंग डायमीटर क्या होता है, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक होता है, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक होता है, क्लियर, ठीक हो गया। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक तो आपका ऑक्सीपिटो इंटीरियर वाला था, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक आपका होता है लाइक हम कह सकते हैं कि फेस प्रेजेंटेशन में होता है। मेजरमेंट डायमीटर आपका 9.5 सेंटीमीटर होता है, और अगर चेन ओमेंटो इंटीरियर है तो वेजाइनल डिलीवरी, ओमेंटो पोस्टीरियर है तो सी सेक्शन आपने करना होता है, क्लियर, सही हो गया। और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो बुरा प्रेजेंटेशन होती है एक्सटेंडेड एटीट्यूड होता है, ओके, इसमें लेस एक्सटेंशन आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसको डायग्नोस कैसे करोगे, आप पाल्पेट करोगे एंटीरियर फोंटेनाली को, सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस को और नोज को देखोगे, ओके।
अगर आप माउथ को, आइज़ को, नोज़ को देख सकते हो, तो वो आपका फेस प्रेजेंटेशन है। ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एंटीरियर फोंटिनली, सुप्राऑर्बिटल रीजन और नोज़ वगैरह को देखते हैं। एटीट्यूड एक्सटेंडेड होता है, डायमीटर मेंटो वर्टिकल या ऑक्सीपिटो मेंटल भी कहते होते हैं। ओके, ओएम डायमीटर होता है, मेजरमेंट 13 सेंटीमीटर का होता है। हमेशा मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है, सी सेक्शन होता है। शोल्डर प्रेजेंटेशन ये ट्रांसवर्स या ओब्लिक लाई की वजह से होती है, लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, पेल्विक ट्यूमर की वजह से होती है। सी सेक्शन करना होता है। और शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर या ट्रांसवर्स लाई के अंदर आपको क्या देखने को मिलता होता है, यूट्राइन रप्चर देखने को मिल सकता है और कोर्ड प्रोलैप्स आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर? ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर कैसे करते होते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर को वगैरह को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, प्लांट इनिशिएशन ऑफ लेबर प्रायर टू इट्स ऑनसेट है। अब जो इंडक्शन ऑफ लेबर होता है, ओके, इसकी कुछ इंडिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, प्रोलॉन्ग पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी या 42 वीक्स के बाद की प्रेगनेंसी है, तो ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी वगैरह आ जाती होती है। क्लियर? तो इस केस में आपने करना होता है। इसके अलावा प्रोम हो चुका है, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका होता है। इसके अलावा 3 कंडीशन है जिसमें 38 वीक पे आप करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। लाइक आपका क्या हो जाता है, लाइक क्या-क्या थी कंडीशन आपकी, लाइक प्री इक्लेम्पसिया आ जाएगा। इसके अलावा इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस और डायबिटीज इसमें 38 वीक पे करते होते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल कॉजेज़ की वगैरह से, सोशल कॉजेज़ की वजह से भी करते होते हैं। और इसकी फेवरेबिलिटी को चेक करने के लिए कि सर्विस फेवरेबल है या नहीं, तो बिशॉप स्कोर करते होते हैं। क्लियर? कौन सा स्कोर यूज़ करते होते हैं, बिशॉप स्कोर वगैरह यूज़ करते होते हैं। बिशॉप स्कोर में क्या होता है, डीएलसी, पीएस होता है, डायलेटेशन, लेंथनिंग, कंसिस्टेंसी, पोजीशन, स्टेशन आ जाता होता है। क्लियर? ठीक हो गया? क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है इंडक्शन ऑफ लेबर की, प्लेसेंटा प्रीविया भी नहीं करते होते, सीवियर फीटल कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते होते, या डिटोरिएटिक मैटरनल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल कार्डियक डिजीज़ है, या कोई एपीएच है, या कोई प्रीक्लैम्सिया होता है। और कैसे करते हैं इंडक्शन, एआरएम कर सकते होते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? ठीक हो गया? ओके। इसके बाद अगर एआरएम से इनिशिएट नहीं हुआ तो आपने ऑक्सीटोसिन देना होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन आप दे सकते होते हैं, ओके, ऑक्सीटोसिन वगैरह दे सकते होते हैं और मेम्ब्रेन स्वीपिंग वगैरह कर सकते होते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन स्वीपिंग के लिए सर्विस को फुली डायलेटेड होना चाहिए। ओके, ओके। और टर्म पे आपने करना होता है, प्लेसेंटा प्रीविया को आपने रूल आउट करना होता है। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है इंडक्शन ऑफ लेबर की, ज़्यादा पेन होगा, ज़्यादा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इस्तेमाल करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल लेबर है। ओके, क्लियर? इसके अलावा रट्टा मार लेना। और क्या आपको देखने को मिल सकता होता है, ओके, सी सेक्शन आपको करना पड़ सकता है अगर इंडक्शन ऑफ लेबर फेल हो चुकी है। कोड प्रोलैप्स हो गया अगर आपने एआरएम परफॉर्म कर लिया बिफोर द फीटल हेड एंगेजमेंट। ओके, फीटल हेड एंगेजमेंट से पहले ही आपने अगर एआरएम परफॉर्म कर लिया तो कोड प्रोलैप्स हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है अगर सी सेक्शन की हिस्ट्री है, और यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन हो सकता है। ये कब कहते हैं यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन 5 से ज़्यादा आपको देखने को मिले, और इसको ठीक करते हैं टोकोलिटिक्स से। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं पेरिनल ट्रॉमा, तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट के अंदर क्या होता है, स्किन होता है, 2 में आपका मसल आ जाता है, थर्ड में आपका एनल स्फिंक्टर आ जाता है, फोर्थ में आपका रेक्टल म्यूकोसा आ जाता होता है। क्राइटेरिया ऑफ ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी, ओके, ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी का जो क्राइटेरिया होता है, ओके, तो ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी में फोर्सेप्स और वेंट्रूस आ जाता होता है। अब इसका जो क्राइटेरिया होता है, इसका निमोनिक है, फोर्सेप्स है।